नमस्कार दोस्तों। सॉइल साइंस मृदा विज्ञान में अपने भौतिक गुणों की बात कर रहे थे और भौतिक गुणों में अपने मृदा कणाकार, मृदा संरचना और मृदा घनत्व पर डिस्कस कर चुके हैं। यानी सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल डेंसिटी। और डेंसिटी में हमने बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी यानी स्थूल घनत्व, कण घनत्व और उसके बाद हमने पोरोसिटी पर भी डिस्कस कर लिया था। आज का जो अपना लेक्चर है इसमें अपने डिस्कस करेंगे सॉइल वाटर यानी मृदा जल, सॉइल एयर यानी मृदा वायु। हालांकि मैंने जो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था सॉइल साइंस का, उसके अंदर अपने सॉइल एयर पे डिस्कस कर लिया था। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना है। और नेक्स्ट होगा जो अपना सॉइल टेम्परेचर यानी मृदा जल, मृदा वायु और मृदा ताप पर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करें, जो अभी लाइव नहीं हुए हैं तो लाइव हो जाइए ना। तो सबसे पहले आज अपने बात करेंगे सॉइल वाटर, मृदा जल। देखिए, जस्ट अपने पीछे जो लेक्चर पे डिस्कस किया था वो था अपना सॉइल पोरोसिटी। सॉइल पोरोसिटी यानी मृदा रंध्रता। देखो, मिट्टी के जो कण हैं, जाहिर सी बात है जहां कण होंगे वहां रंध्र होंगे, जहां क्रिस्टल होगा वहां रंध्र नहीं होगा। जहां कण होते हैं वहां रंध्र होते हैं और जहां क्रिस्टल होता है वहां रंध्र नहीं होते। तो मृदा है वो तो कण है, पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है उसके बीच में रंध्र होंगे। हमने सबसे पहले एक ऐसा डायग्राम बनाया था, उसमें हम बात कर रहे थे कि 50% ठोस होता है मिट्टी में और 50% होता है वो रंध्र होते हैं। 50% आपका सॉलिड मटेरियल होता है और 50% जो होता है वो आपका रंध्रावकाश, पोरोसिटी होता है। और जो ये रंध्र होते हैं इसके अंदर क्या होता है, 25% वायु होगी और 25% जल होगा, जो एक दूसरे से प्रतिस्थापित होता रहता है। यानी वायु की जगह जल आ सकता है और जल की जगह वायु आ सकता है। वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब देखो, अपने सबसे पहले मृदा जल पे बात करेंगे, उसके बाद मृदा वायु पे बात करेंगे। पहले लेक्चर में बताया था ये एक्सचेंज क्यों होते हैं, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। जब आप खेत में पानी लगाओगे तो सारे के सारे रंध्र है वो पानी से फिल हो जाते हैं। और जब मिट्टी बिल्कुल सूखी होती है तो पानी तो सूख जाता है, उसकी जगह कौन ले लेती है, वायु ले लेती है। एक आपने फील्ड कैपेसिटी सुना होगा, क्षेत्र धारण क्षमता, आज पढ़ेंगे, क्लियर भी करेंगे उसको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मृदा नमी का पॉइंट होता है ये फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र धारण क्षमता। अगर हम क्षेत्र धारण क्षमता पे जाते हैं तो मृदा में 25% वायु होती है और 25% जल होता है। यानी आधे आधे रूप से क्या होते हैं, ये कन्फाइन होते हैं। यानी आधा इसमें जल होता है और आधा इसमें क्या होगा, जनरली वायु देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं मृदा जल पे। मृदा जल की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मृदा जल, मृदा के रंध्रों में, मृदा के कणों में, मृदा के रंध्रों के बीच में पाए जाने वाले जल को अपने मृदा जल कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, वाटर प्रेजेंट इन सॉइल पोर्स इज नोन एज सॉइल वाटर। यानी जो पोर्स है, रंध्र है, उसके बीच में जो जल उपस्थित है उसको हम क्या बोलेंगे, मृदा जल। नमस्कार भी नमस्कार, फटाफट लाइव हो जाइए, लाइक में कंजूसी मत करें, फटाफट लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अपने जो स्टेटस है या जो ग्रुप है उनमें भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइव हो पाओ ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े शानदार मजेदार तरीके से अपने इस पर डिस्कस करेंगे। और ये मैं पक्की गारंटी आपको देता हूं कि मृदा जल आज पढ़ लोगे तो उसके बाद जीवन में कभी भी मृदा जल दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो लाइक में कंजूसी नहीं करनी है, फटाफट लाइक करिए, फटाफट शेयर करिए ताकि आपकी प्रेजेंस हमें भी पता लगे कि हाँ जी आप आ चुके हैं, ठीक है। कमेंट के साथ साथ लाइक और शेयर भी करें। अभी बहुत कम लोग हैं जो लाइव है, तो फटाफट लाइव आ जाइए। क्लास 11:30 स्टार्ट होती है एग्रीकल्चर की, तो जो स्टूडेंट अभी लाइव नहीं हुए हैं फटाफट लाइव हो जाइए ना, फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें। मृदा जल, मृदा के जो रंध्र है, मिट्टी के जो रंध्र है उसके बीच में जो खाली जगह है, वो मिट्टी के जो कण है इनके बीच में जो खाली जगह है वो मृदा रंध्र है। और मृदा रंध्र में या तो वायु होगी या जल होगा। वायु है तो मृदा वायु, जल है तो मृदा जल। और क्षेत्र धारण क्षमता एक ऐसी जगह है जहां पर आपको 50% वायु मिलती है और 50% आपको जल देखने को मिलता है। ये भी सारे का सारा अपने क्लियर कर देंगे। वो तो एक सिंपल मैंने आपको डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन क्या बताई है, मृदा कणों के बीच में जो रंध्र होते हैं उनमें उपस्थित जल को अपने क्या बोलते हैं, मृदा जल। मृदा जल समझने से पहले आपको 2-3 चीजें समझनी है। देखो, अगर मैं भौतिक रूप से बात करूं तो मिट्टी का जो कण है, मिट्टी के कण पर सबसे पहले जो पानी आके जुड़ता है, पानी की एक बहुत ही पतली परत आकर जुड़ती है, बहुत ही पतली भित्ति के रूप में पानी मिट्टी के कण पर आकर जुड़ता है। अब ये जो नमी है, ये मिट्टी का कण है, ये वातावरण से भी ले लेता है, क्योंकि वातावरण में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो तो होती है। वातावरण में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, अपेक्षिक आर्द्रता होती है, वो होती है।
अब ये क्या करता है, मिट्टी के कण को आप पूरी तरह से सुखा लो, ओवन ड्राई कर लेते हो, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, अगर आप उसको सीधा रख देंगे तो वो कुछ नमी वातावरण से ले लेता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, जो नमी वातावरण से ग्रहण कर लेता है उसको हम आर्द्रताग्राही जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्द्रताग्राही जल बोलते हैं। अभी मैं वर्गीकरण नहीं करवा रहा हूं, हम आगे पढ़ेंगे आर्द्रताग्राही जल क्या होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं ताकि आप मृदा जल को आसानी से समझ पाओ। आर्द्रताग्राही जल को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, ठीक है। तो मिट्टी का कण बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखा है, सबसे पहले वो वातावरण से जितनी नमी खींच सकता है उसको हम कौन सी नमी बोलेंगे, सॉरी कौन सा जल बोलेंगे, आर्द्रताग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये बिल्कुल पतली भित्ति के रूप में मिट्टी के कण के साथ चिपका होता है, ये देखिए बहुत ही पतली भित्ति के रूप में चिपका हुआ है। जनरली जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो इस जल को नहीं छुड़ा पाती है ना, पौधे इस जल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह है वो इसका उपयोग कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है कि वो इस जल का उपयोग कर लेंगे, बाकी पौधे इसको नहीं छुड़ा पाएंगे। अब ये जो पानी इसके साथ जुड़ा है, जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यहां मिट्टी का कण एक अलग मॉलिक्यूल्स है, एक अलग अणु है, और जल का अणु एक अलग मॉलिक्यूल्स है। तो यहां पर दो अलग अलग अणुओं के बीच में आकर्षण हुआ है। यहां पे कौन सा बल लगा है, आसंजन बल लगा है, आसंजन बल लगा, यहां पे आसंजन बल लगा हुआ है। अब क्या होगा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होगा इस पानी के साथ पानी जुड़ेगा, पानी के साथ पानी जुड़ेगा, ये पानी के साथ पानी जुड़ता जाएगा, एक बड़ी लेयर बनती जाएगी। जब तक रंध्र है, खाली जगह है, वहां तक पानी के साथ पानी जुड़ता जाता है, और जब दो समान अणुओं के बीच आकर्षण होता है तब हम उसको क्या बोल देते हैं, ससंजन बोल देते हैं। सॉरी ऐसे लिखेंगे, क्या बोल देते हैं इसको, अपने ससंजन बोल देते हैं, ससंजन। मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, ससंजन बल बोल देते हैं, है ना, एडिसिव और कोहेसिव फोर्स बोल दिया जाता है जिनको। पहले मिट्टी के कण के साथ पानी किससे जुड़ा, आसंजन बल से, और फिर किससे जुड़ा, ससंजन से जुड़ा, है ना, एडिसिव और कोहेसिव फोर्स जिनको बोल देते हैं अपने। तो सबसे पहले मिट्टी का कण और पानी जुड़ा, आसंजन बल, फिर पानी से पानी जुड़ा, फिर क्या हो गया, ससंजन बल। अब आप एक सिंपल सा क्वेश्चन याद रखिए कि मिट्टी के कण के साथ या मिट्टी के रंध्रों में जो पानी रुकता है वो दो बल से रुकता है, एक ससंजन से रुकता है और दूसरा आसंजन बल से रुकता है। एक तो ससंजन से और दूसरा किससे रुकेगा, आसंजन से। इन दोनों बल के कारण ही मिट्टी के कण पर पानी चिपकता है। और ये दोनों बल जो लगे हुए हैं, इनके विपरीत भी एक मिट्टी में लगातार बल लगता रहता है। इनके विपरीत जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण इनसे पानी को छुड़वाने की कोशिश करता है और ये पानी को पकड़े रखने की कोशिश करते हैं, ये वाटर को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, और ये पानी को नीचे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ ले जाने का कोशिश करता है। इन दोनों बलों के बीच में जहोदत चलती रहती है, यानी इनमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जब तक ससंजन और आसंजन मजबूत है तब तक रंध्रों में पानी रहेगा। जब ससंजन और आसंजन गुरुत्वाकर्षण से कमजोर हो जाएंगे तो वो पानी नीचे की तरफ जाने लगेगा। जैसे मान लो कि मेरा जो क्षमता है वजन उठाने की, है ना, वेट उठाने की जो कैपेसिटी है, मान लो कि 20 किलो है, मैं 20 किलो ऐसे उठा सकता हूं। 1 किलो उठाया तो बहुत मजबूती से, 5 किलो उठाया तो थोड़ी मजबूती कम, और सेचुरेशन कब आ जाएगा, 20 किलो पे। 20 किलो तक मैं उठा सकता हूं। जैसे ही आप उसमें 21 किलो करेंगे तो वो मेरे हाथ से छूटने का चांसेस रहेगा। तो जब तक ससंजन और आसंजन मजबूत है, किससे, गुरुत्वाकर्षण से, वो पानी तो यहां तक बना रहेगा। अब जो भी पानी एक्स्ट्रा यहां पे जुड़ेगा, जिसको ससंजन और आसंजन है, वो संभाल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मजबूत है, तो वो पानी किस तरफ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जो पानी नीचे चला जाता है वो गुरुत्वाकर्षण जल होता है। और मिट्टी के रंध्रों के बीच में जो पानी होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, मृदा जल बोल देते हैं। तो मिट्टी के अंदर मृदा के कणों के मध्य जो पानी रुका होता है वो ससंजन आसंजन बल से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रुका होता है। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है आगे अगर मृदा जल को समझना है तो। अभी तो मैं सिर्फ आप मृदा जल क्या होता है उसकी कहानी क्लियर कर रहा हूं, कुछ एक कॉन्सेप्ट आएंगे वो। तो जब मृदा जल की बात आती है तो 3 बल आपके दिमाग में रहने चाहिए। पानी जो रोकता है मिट्टी का कण, एक तो ससंजन और आसंजन बल से, और उससे विरुद्ध जो काम करता है वो कौन सा काम करता है, गुरुत्वाकर्षण जो जल होता है वो काम करता है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट, अगर मैं इसको रासायनिक रूप से बताऊं, जो मिट्टी का कण होता है उस पर हमेशा कैसा चार्ज होता है, ऋणात्मक। मिट्टी के कण पर हमेशा कैसा चार्ज होगा, ऋणात्मक। वो अपनी ओर हमेशा किसको आकर्षित करता है, धनात्मक को आकर्षित करता है। इसको अपने धनायन विनिमय क्षमता या केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं। धनायन कभी अकेला नहीं आएगा, वो साथ में अपने क्या किसको लेके आएगा, ऋण आयन को लेके आएगा। तो मिट्टी के कण पे जो पानी है वो किस तरह से रुका हुआ है वो अभी मैं आपको बता देता हूं।
मैंने कहा ये मिट्टी का कण है, इस पर कैसा चार्ज है, ऋणात्मक। ये अपनी ओर किसको आकर्षित करने वाला है, धनात्मक। H प्लस को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, क्योंकि ये क्या है, धनात्मक है। और H प्लस के साथ क्या जुड़ के आएगा, H प्लस के साथ OH माइनस जुड़ के आएगा, हाइड्रोजन आयन के साथ हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ के आएगा। यानी मिट्टी के कण पर जो पानी चिपकता है वो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी धनायन विनिमय क्षमता की वजह से रुकता है, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की वजह से रुकता है। मैंने कहा था इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रकाश संश्लेषण, और इस दुनिया की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो आयन विनिमय है। आयन विनिमय से ही मिट्टी के कणों के अंदर पोषक तत्व रुके रहते हैं, और आयन विनिमय क्षमता से ही क्या होता है, जनरली जो जल होता है वो मिट्टी के कण पे रुका रहता है। तो मैंने आपको रासायनिक रूप से भी बता दिया और भौतिक रूप से भी बता दिया। तीसरा अपने एक बात और करें, देखो तीसरा ये है कि जो मिट्टी की परत है, कोई भी लेयर है, जैसे मिट्टी के अंदर अपने बात करें ए सेंसर है, उसके बाद आप बात करते हो बी सेंसर है, उसके बाद आप बात करते हो सी सेंसर है, इन दोनों के बीच में एक ई सेंसर भी होता है। अगर सबसे पहले मिट्टी में या किसी परत में सबसे पहले पानी इंटर करता है, मिट्टी के अंदर या किसी सरफेस में सबसे पहले पानी इंटर करता है, तो उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। सबसे पहले पानी का प्रवेश करना क्या कहलाएगा, इनफिल्ट्रेशन कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये जो परत है यानी ए जो परत है ये पूरी तरह से पानी से भरने लगेगी, यानी इसमें जितने भी रंध्र है वो पानी से भरने लगेंगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि रंध्र है वो पानी से खचाखच भर गए हैं। पानी से जब खचाखच भर जाएंगे तब हम इसको संतृप्त या फिर सेचुरेशन बोलते हैं। तब अपने इसको क्या बोलेंगे, संतृप्त या सेचुरेशन। उसके बावजूद भी पानी इसमें और आता रहेगा, तो पानी किसमें जाएगा, नीचे वाली परत में जाएगा, और नीचे वाली परत में पहली बार प्रवेश कर रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन। इसके लिए क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे पानी आ रहा है ये तो ऊपर से होता हुआ आएगा, ये क्या है, ऊपर से होता हुआ आएगा। तो अब ये ऊपर वाली मिट्टी तो कैसी है, संतृप्त। संतृप्त मृदा से अगर शुद्ध रूप से पानी नीचे जाता है, संतृप्त मृदा से अगर शुद्ध रूप से पानी नीचे जाता है, शुद्ध रूप का मतलब मेरा यहां पे ये है कि उसमें कुछ भी घुलकर नहीं जाता है, प्योर पानी जाता है, तब तो हम इसको क्या बोल देंगे, तब हम इसको क्या बोलेंगे, पार्कोलेशन। तब हम क्या बोलेंगे इसको, पार्कोलेशन। अगर इस पानी के साथ कुछ भी घुल के जाता है, कोई साल्ट घुल के जाता है, कोई सेक्सी ऑक्साइड घुल के जाता है, तब हम इसको बोल देंगे लीचिंग यानी निक्षालन बोल देंगे। तो पानी का जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो दो तरह का हो सकता है। अगर संतृप्त मृदा से शुद्ध पानी जा रहा है तो पार्कोलेशन, और अगर उसके साथ कुछ घुल के जा रहा है तब हम उसको क्या बोल देते हैं, लीचिंग यानी निक्षालन बोल देते हैं। रंध्र जब खचाखच पानी से भर जाते हैं तब अपने उसको संतृप्त बोलते हैं। रंध्र जब खचाखच पानी से भर जाते हैं तब अपने उसको संतृप्त मृदा बोलते हैं। और किसी सतह में पहली बार पानी का इंटर करना क्या कहलाएगा, इनफिल्ट्रेशन कहलाएगा। ये वाटर मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। क्या बात है भी, आज बहुत कम स्टूडेंट लाइव है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो भी लोग लाइव नहीं है उन लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव हो, है ना। आप लोग लाइव होंगे तो ही आगे कंटिन्यू क्लासें चलेगी, नहीं तो क्लासें कंटिन्यू चलेगी, बीच में ही बंद हो जाएगी, है ना। क्योंकि फिर हम कमर्शियल क्लासें चलाएंगे ना, इन पे क्यों जाएंगे। देखिए अब अपने दो तीन चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। क्या क्या क्लियर कर दी है भी, मिट्टी के अंदर जल है वो कौन से बल से रुका होता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ससंजन और आसंजन बल से रुका हुआ होता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया मिट्टी के कण पे जो पानी जुड़ता है वो धनायन विनिमय क्षमता से रुकता है, यानी केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी से रुकता है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, पानी का मूवमेंट। पहली बार घुसे तो इनफिल्ट्रेशन, और संतृप्त मृदा से पानी नीचे जाता रहे तब अपने उसको क्या बोल देंगे, संतृप्त मृदा से पानी नीचे जाता रहे शुद्ध रूप से पार्कोलेशन, और कुछ घोल के ले जाता रहे तो लीचिंग या निक्षालन बोलेंगे, ठीक है। एक ये भी होता है, आपने देखा होगा नहरों से या तालाबों से पानी साइडों में भी रिसाव कर जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो जाता है। इसको हम रिसाव या फिर अंग्रेजी में सीपेज बोल देते हैं, रिसाव या फिर अपने क्या बोल देंगे, सीपेज बोल देंगे। ये तो है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं मृदा जल। ये तो मैंने आपको जस्ट एक कहानी बताई है, ठीक है, सिंपल, एक मतलब आपके क्लियर हो कि आप मृदा जल को किस तरह से समझेंगे। अब देखिए मृदा जल, मृदा जल का दो तरह का वर्गीकरण होता है, एक भौतिक वर्गीकरण होता है और एक जैविक वर्गीकरण होता है, यानी जैविक मृदा जल और दूसरा भौतिक मृदा जल। तो सबसे पहले हम कौन सा वर्गीकरण करेंगे, भौतिक मृदा जल। यानी मृदा जल को हमने दो भागों में बांटा, एक तो भौतिक और दूसरा जैविक। तो सबसे पहले हम भौतिक वर्गीकरण और उसके बाद जैविक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण आप समझ गए तो जैविक वर्गीकरण समझना बहुत आसान है।
भौतिक वर्गीकरण आप समझ गए तो जैविक वर्गीकरण समझना आसान है। अब देखिए, सबसे बताता हूं जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण आप किस तरह से समझेंगे, एक डायग्राम के साथ। आपको कुछ कभी भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिट्टी को पूर्णतः सुखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवन ड्राई करना पड़ेगा, ओवन में सुखाना पड़ेगा। अगर आप ओवन में सुखाते हो तो उस मिट्टी का जो मान होता है वो 10,000 वायुमंडलीय दाब होता है। अब एक चीज और समझनी है आपको, मृदा जल है उसको मापने की इकाई क्या होती है, एक तो होती है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको एटीएम लिखते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है बार। देखो, भारत में मृदा जल को मापने के लिए क्या किया जाता है, कण और उस कण के साथ पानी कितने तनाव से जुड़ा हुआ है। कम पानी है तो ज्यादा तनाव से जुड़ा हुआ है, ज्यादा पानी है तो कम तनाव से जुड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं, मृदा कण और पानी के बीच का तनाव मापते हैं। हमेशा हमेशा क्या करेंगे, तनाव मापेंगे, और तनाव मापी से मापा जाता है। तनाव मापी को अंग्रेजी में टेंशियोमीटर कहते हैं। तो मृदा जल किससे मापा जाता है, टेंशियोमीटर से मापा जाता है। मृदा जल जो है वो टेंशियोमीटर से मापा जाता है, तनाव मापी से। आप क्या करेंगे, मिट्टी के कण और पानी आपस में किस समता से जुड़े हुए हैं, ये समता क्या होती है वो भी अपने बात करेंगे। तो इसको मतलब अगर पानी कम है तो मिट्टी का कण उसको बहुत मजबूती से रखता है। जैसे मैंने कहा था आर्द्रताग्राही जल, तो आर्द्रताग्राही जो जल है, आर्द्रताग्राही जल पौधे नहीं ले सकते, इसका मतलब तनाव क्या है, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे पानी जुड़ता गया वैसे वैसे तनाव कम होता गया। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पानी है वो नीचे जाने लगेगा, यानी जो कण है उससे पकड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब कण और पानी के बीच में तनाव कम हो गया, पानी को उसने छोड़ दिया, इस वजह से पानी नीचे जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हम मृदा जल मापते हैं वो किससे मापते हैं, मिट्टी के कण और पानी के बीच में तनाव कैसा है, और तनाव मापी से मापा जाता है। तनाव मापी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेंशियोमीटर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो मृदा जल है उसको मापने की इकाई क्या है, बार, और या फिर क्या है, एटीएम। इन दोनों में डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, बहुत ही हल्का डिफरेंस होता है। आप स्टूडेंट है, आपको डिफरेंस नहीं देखना अभी। अगर डिफरेंस पे जाओगे तो आप गलत कर सकते हो। जिसको बार लिखते हो उसी को एटीएम लिख दो, जिसको बार लिखते हो उसी को एटीएम लिख दो, जिसको एटीएम लिखते हो उसी को बार लिख दो। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। जो नहीं आया वो फटाफट आ जाए ना। एनिमल हस्बेंड्री की क्लास कब लगती है सर? सोहेल की पूरी होगी उसके बाद देखेंगे हॉर्टिकल्चर में जाएं या एनिमल हस्बेंड्री में जाएं, है ना, तो वो भी लगवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे। बट जिस तरह से लाइव का आंकड़ा ऊपर नीचे होता है, बाद में वीडियो देखते हैं, तो फिर लाइव का मतलब नहीं, रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दो ना, जो पहले डाल रहे थे, तो आपकी ड्यूटी भी बनती है। कल प्योर एग्रीकल्चर की क्लास थी तो बहुत सारे लाइव थे, और जब जीके और इसके साथ क्लास होती है तब जीके वाले स्टूडेंट जीके पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। लेकिन जो सुपरवाइजर की तैयारी करते हैं उनको तो दोनों ही पढ़ने, सुपरवाइजर की तैयारी करते हैं तो उनको तो दोनों ही पढ़ने हैं। तो आप है ना, दोनों ही सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस में बना के चला करो। ठीक है। अब देखिए, हाँ, एक क्विज से संबंधित भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, लेकिन लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। क्विज से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हमने कहा कि जो मृदा जल है उसको मापने की इकाई क्या है, बार या फिर एटीएम है। अगर आप किसी कण को पूरी तरह से सुखाना चाहते हैं तो ओवन ड्राई करोगे, और ओवन ड्राई कर लिया तब उसका मान कितना होगा, -10,000 एटीएम होगा। अगर आप उसे सीधा धूप में सुखाते तब हम उसको बोलते एयर ड्राई। अगर आप सीधा धूप में सुखाते तो हम उसको क्या बोलते, एयर ड्राई सॉइल बोले, यानी वायुमंडल में सुखाई गई मृदा, वायुमंडल में सुखाई गई मृदा, वायुमंडल में सुखाई गई मृदा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एयर ड्राई, सुखाई मृदा, वायुमंडल में सुखाई मृदा। वायुमंडल में जो सुखाई मृदा होती है उसका मान कितना होता है, -1000 वायुमंडलीय दाब होता है, -1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है। अगर आप इसको धूप में सुखाते तो अब ये सुखाई हुई मिट्टी क्या करेगी, पानी को, ये सुखाई हुई मिट्टी अगर आप सीधा इसको वायुमंडल में रख दोगे तो ये जो वायुमंडल में नमी है उसको अवशोषित कर लेती है। जैसे आपने बारिश के दिनों में जैसे बिस्किट भुजिया जो भी है उसको खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल से नमी खींच लेता है ना, तो वो गीले हो जाते हैं, ऐसे सॉफ्ट से हो जाते हैं, फिर खाने में वो इतने क्रिस्पी नहीं रहते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? अगर पैकेट में होते हैं तो बिल्कुल सही रखते हैं, खोल के छोड़ दोगे तो उनमें नमी पकड़ ली जाती है। तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नमी होती है ना उसको अवशोषित कर लेते हैं, और जो चीज वायुमंडल की नमी को अवशोषित करती है उसको हम आर्द्रताग्राही बोलते हैं। अब एक चीज बताता हूं जो बहुत काम की है, ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है, और ये है प्रोडक्ट। अगर इन दोनों में नमी बराबर है तो इसकी नमी इधर भी नहीं जाएगी और इसकी नमी इधर भी नहीं जाएगी।
यह है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, यह है अपना कोई सा भी उत्पाद है, कोई सा भी प्रोडक्ट है, अगर इनकी नमी बराबर है तो ये एक दूसरे से नमी ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? अगर एटमॉस्फेयर में नमी ज्यादा है और प्रोडक्ट है उसमें कम है, यानी प्रोडक्ट सूखा है और एटमॉस्फेयर में नमी क्या है, ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में नमी ज्यादा है और प्रोडक्ट में नमी कम है, तो एटमॉस्फेयर की जो नमी है वो कौन ले लेगा, प्रोडक्ट ले लेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हम उसको आर्द्रताग्राही स्वभाव बोलते हैं, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं। जितने भी ड्राई प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी सूखे प्रोडक्ट होते हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक स्वभाव के होते हैं, यानी आर्द्रताग्राही स्वभाव के होते हैं। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से? अगर प्रोडक्ट में नमी ज्यादा है, प्रोडक्ट में नमी ज्यादा है और वायुमंडल में कम है, तो प्रोडक्ट की नमी वायुमंडल में जाएगी, यानी अब उसका ड्राइंग होगा, यानी वो सूखेगा। प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सूखेगा, ड्राइंग होगी। तो ये दोनों चीजें चलती है। वायुमंडल में नमी ज्यादा तो प्रोडक्ट में घुसेगी, तो वो प्रोडक्ट आर्द्रताग्राही स्वभाव क्या है। और अगर क्या है, प्रोडक्ट में नमी ज्यादा है और वायुमंडल में कम है, तो प्रोडक्ट सूखेगा। जैसे आपने ताजा टमाटर रख दिया तो वो जाहिर सी बात है सूखेगा, और अगर आपने क्या है, भुजिया, पापड़, बड़ी बाहर रख दी तो वो वातावरण की नमी को अवशोषित करेगा। अगर इन दोनों की नमी बराबर है तो हम बोलेंगे क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 100 है। अगर इन दोनों की नमी बराबर है, यदि किसी उत्पाद की नमी वायुमंडल के बराबर है, तो उस उत्पाद की क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी कहलाएगी, 100 कहलाएगी। क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 कहलाएगी। अगर उत्पाद में नमी कम होती है तो क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से कम होती है। उत्पाद में नमी कम होती है तो क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से कम होती है, और जिस भी उत्पाद की क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से कम होती है वो आर्द्रताग्राही स्वभाव का होता है। ये बात आपको कोई नहीं बताता है। जिस उत्पाद की क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से कम होती है वो आर्द्रताग्राही स्वभाव का होता है। अगर प्रोडक्ट की नमी वायुमंडल से ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की नमी वायुमंडल से ज्यादा होती है, यानी 100+ होती है, तब वो कौन से स्वभाव का होता है, ड्राइंग स्वभाव का होता है, सूखने के स्वभाव का होता है। तो जिसकी क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से ज्यादा, वो कौन से नेचर का होगा, ड्राइंग नेचर का होगा, और जिसकी क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से कम होती है वो आर्द्रताग्राही स्वभाव का होगा। ये जो मैंने बात बताई है उर्वरकों में बहुत कम आती है। जैसे सबसे कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी अमोनियम नाइट्रेट की होती है, सबसे कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सबसे कम क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी अमोनियम नाइट्रेट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करिएगा इस बात पे। सबसे कम क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी अमोनियम नाइट्रेट की होती है, यानी सबसे ज्यादा आर्द्रताग्राही स्वभाव का कौन होगा, अमोनियम नाइट्रेट होगा। स्वाभाविक सी बात है। अब यूरिया, उसकी भी क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 से कम होती है, तो वो भी कौन से स्वभाव का है, आर्द्रताग्राही। बट सबसे कम किसकी होती है, अमोनियम नाइट्रेट की होती है, तो सबसे ज्यादा आर्द्रताग्राही स्वभाव का कौन सा होगा, अमोनियम नाइट्रेट होगा। अच्छे से याद रखना। पीडीएफ डाल दो, पीडीएफ डालेंगे लेक्चर खत्म होने के 15 से 20 मिनट बाद पीडीएफ डाल दी जाएगी, आप पीडीएफ देख लेना, ठीक है। कल भी पीडीएफ डाली थी मैंने, लेकिन कल मैं शायद लेट डाली थी पीडीएफ, तो देख लेना, ग्रुप में पीडीएफ पड़ी है। ग्रुप का लिंक क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना, लेकिन लेक्चर के लास्ट में। अभी आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए, फिर अपने पीडीएफ पे। लेकिन आज जो मैं आपको करवाऊंगा वो यहां समझ लेंगे, तो आपको किसी पीडीएफ की नीड नहीं है, सिर्फ यहीं से फोटो लेते जाना आप। अब ये इस कण को हमने सुखा दिया है, अब इसको सुखा दिया है, तो अब इसमें क्या होगा, ये वातावरण से नमी लेगा, और वातावरण से नमी कहां तक ले सकता है, -31 वायुमंडलीय दाब तक ले सकता है। कोई भी जो मिट्टी का कण है वो वायुमंडल से नमी है, वो यहां बिल्कुल सूखा है, यहां से लेकर यहां तक ले सकता है। तो इसके बीच में जितना भी जल आया वो कौन सा जल आया, आर्द्रताग्राही जल आया। आर्द्रताग्राही जल को अपने क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोल देते हैं। यहां लिख देता हूं, आर्द्रताग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोल दिया जाता है, क्योंकि ये जल आया किसकी वजह से, आर्द्रताग्राही स्वभाव की वजह से आया है। और इस जल को हमने आर्द्रताग्राही जल बोला, और आर्द्रताग्राही जल का पॉइंट होता है वो कहां पे होता है, -31 तक ही आर्द्रताग्राही जल होगा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं आर्द्रताग्राही गुणांक। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आर्द्रताग्राही गुणांक बोलेंगे। अंग्रेजी में हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट बोल देंगे, ठीक है। ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कहलाता है। अब आपसे पूछ ले आर्द्रताग्राही जल का मान कितना है, आप बोलेंगे -10,000 से -31।
आर्द्रताग्राही जल का मान कितना है? -10,000 से -31। आर्द्रताग्राही गुणा क्या है? हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का मान कितना होता है? -31 होता है। अच्छे से याद कर लीजिए। लोग कहते हैं रट लीजिए, रट क्यों लो, समझ लो ना, रटने की क्या जरूरत है। -31 तक है वो आर्द्रताग्राही गुणांक यानी हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट है, -31 जो है। और -31 से -10,000 जो है उसको हम आर्द्रताग्राही जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलेंगे। ये मिट्टी का कण था, आपने इसको वायुमंडल में छोड़ा, इसने जितनी नमी ले ली, कहां से? वायुमंडल से। वो ही नमी क्या कहलाती है? वो ही पानी क्या कहता है? आर्द्रताग्राही जल। अब इसके पास अगर कोई पानी और आकर जुड़ेगा तो वो कौन से बल से जुड़ेगा? ससंजन से जुड़ेगा। और आर्द्रताग्राही है वो कौन से बल से जुड़ा है? आसंजन बल से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? आसंजन बल से जुड़ा हुआ है। हम यहां मृदा जल का कौन सा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? भौतिक वर्गीकरण। अब देखो एक अंतर बताता हूं मैं, कोई भी चीज है शुरुआत में नहीं बताता, मैं बाद में बताता हूं, उसके पीछे एक कारण होता है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एक मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण होता है, एक जैविक वर्गीकरण होता है। भौतिक वर्गीकरण का मतलब है मिट्टी के कण और जल के बीच में संबंध कैसा है, मिट्टी के कण और जल के बीच में संबंध कैसा है। हमें यहां पौधे से लेना देना नहीं है। एक बात, मिट्टी के कण और जल के बीच के संबंध को जिस वर्गीकरण में दर्शाया जाता है वो कौन सा जल कहलाता है? भौतिक जल वर्गीकरण कहलाता है। और जो मिट्टी का और जल का संबंध है वही भौतिक संबंध कहलाएगा। वो कौन सा संबंध कहलाएगा? भौतिक। अगर मिट्टी में जो मृदा है उसमें जो जल उपस्थित है उसका पौधे के साथ क्या संबंध है, अगर वो दर्शाने लग गए तो फिर वो जैविक वर्गीकरण। तो हम कौन सा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? भौतिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण में हमें पौधे से कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें? मिट्टी के कण और जल के बीच का जो संबंध है उसे को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कौन सा वर्गीकरण में आएगा? भौतिक वर्गीकरण में। तो मृदा का भौतिक जल अपना चल रहा है। अब देखो जो आर्द्रताग्राही जल है वो मिट्टी के कण पे सबसे पहले आकर जो वायुमंडल से जल जुड़ता है उसी को हम आर्द्रताग्राही जल बोलते हैं। और ये कौन से बल से जुड़ता है? आसंजन बल से जुड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साहिल थोड़ी राम राम जी। तो ये जो पहला पानी जुड़ेगा वो आर्द्रताग्राही जल से। अब तो पानी वही जुड़ेगा अगर आप दोगे, सिंचाई करोगे, या फिर भगवान देगा यानी बारिश होगी। बारिश होने से या पानी देने से नया पानी जुड़ेगा, जो पानी के साथ पानी जुड़ेगा, पानी के साथ वोटर जुड़ेगा। अगला जो पानी आएगा वो कौन से बल से आएगा? ससंजन बल से आएगा, क्योंकि पानी के साथ क्या है? पानी जुड़ना है। तो वो कौन से बल से आएगा? ससंजन बल से आएगा। पानी के साथ पानी जुड़ रहा है तो उसको ससंजन बल बोलेंगे। अब आपने पानी दिया या बारिश हुई तो पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस तरफ पानी बढ़ रहा है। जैसे आप इस हाथ से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हो तो पानी बढ़ेगा। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा मिट्टी के जितने भी रंध्र है, कणों के बीच में जितने भी रंध्र है वो पानी से खचाखच भर जाएंगे। उस समय तनाव बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, तनाव बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जल है वो अपने आप में मुक्त है, मिट्टी का कण है वो अपने आप में मुक्त है, यानी कोई तनाव नहीं है, मान हो जाएगा जीरो। हम इसको बोलते हैं संतृप्त मृदा। क्या बोलेंगे इसको? संतृप्त मृदा। अंग्रेजी में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल बोल देते हैं। ये कंडीशन आ गई है संतृप्त मृदा। अगर फिर भी पानी आप देते रहे या फिर भी बारिश होती रही, फिर भी आप पानी देते रहे, फिर भी बारिश होती रही, तो जमीन पे पानी खड़ा रह जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? वाटर लॉगिंग कंडीशन बोलेंगे। वाटर लॉगिंग कंडीशन। वाटर लॉगिंग कंडीशन को अपने बोलते हैं जल भराव स्थिति। क्या बोलेंगे? जल भराव स्थिति, यानी बाढ़ जैसी स्थिति। यहां बाढ़ का मतलब मेरा परले से नहीं है, बाढ़ का मतलब पानी खड़े रहने से। बाढ़ का मतलब यहां पे पानी खड़े रहने से। तो अब जल भराव स्थिति आ जाएगी, वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाएगी। अब जीरो पे मिट्टी के जो कण है, वो मिट्टी के कण है, उनके बीच में जो रंध्र है वो बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। अब इनमें से कुछ पानी रिस कर नीचे जाएगा ही जाएगा। कौन से बल से जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल से जाएगा। कौन से बल से जाने वाला है? गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण बल से कुछ पानी है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। कौन से बल काम करेगा यहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम इसको क्या बोल देंगे? गुरुत्वाकर्षण जल। मेरी हिंदी ठीक नहीं है तो मात्राएं गलत हो सकती है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण जल। और गुरुत्वाकर्षण जल को अपने क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। GW लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। इसको अपने क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल वाटर। देखो मैंने आपको बताया था मिट्टी के कण पर जो पानी जुड़ा होता है सबसे पहले आसंजन बल से। कौन सा जुड़ा आसंजन बल से? आर्द्रताग्राही जल। फिर पानी के साथ पानी जुड़ता है, वो कौन से बल से जुड़ता है? ससंजन बल।
लेकिन आसंजन और ससंजन जब कमजोर हो जाते हैं किससे, गुरुत्वाकर्षण की तुलना से, तो पानी नीचे चल पड़ता है। और जो पानी नीचे चल पड़ता है वो कौन सा जल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो यहां तक का पानी है ये गुरुत्वाकर्षण जल है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो है -1/3 या फिर -0.33 वायुमंडलीय दाब है। यहां तक जो पानी है, जीरो से लेकर यहां तक का पानी, वो नीचे जाना ही जाना है, यहां तक नीचे जाना ही जाना। इसको गुरुत्वाकर्षण जल या फिर ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाता है। क्लियर आपको। अब ये बचा पानी, तो देखो कुछ पानी तो नीचे चला गया है, अब जो पानी बचा है वो रंध्रों के बीच में मुक्त पानी बचा है। रंध्रों के बीच में बिल्कुल मुक्त पानी, मुक्त पानी या स्वतंत्र पानी क्यों बोल रहा हूं, फिर से गौर करिए। ये मिट्टी का कण है, इसमें सबसे पहले जो पानी जुड़ा वो कौन से बल से जुड़ा, आसंजन बल से, और इसको कण छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने कहा था पौधों के अंदर समता नहीं है, पौधों की जड़ों में समता नहीं है कि वो इस पानी को छुटा ले, तो वो इस पानी को तो छुटा ही नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद अगला जो पानी आएगा वो पानी से पानी जुड़ेगा, यानी ससंजन बल से जुड़ेगा। उसका संबंध मिट्टी के कण से तो नहीं है, मिट्टी के कण से नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, स्वतंत्र जल। तो यहां बीच में जो जल है वो उसको अपने कौन सा जल बोला जाता है, स्वतंत्र है। और जो रंध्रों के बीच में स्वतंत्र जल है उसी को पौधा ग्रहण करता है। रंध्रों के बीच में जो स्वतंत्र जल है उसी को पौधा ग्रहण करता है। तो ये रंध्रों के बीच में ससंजन बल से रुका हुआ, कौन से बल से रुका हुआ है, ससंजन, यहां लिख देता हूं, ससंजन बल से रुका हुआ जल है जो स्वतंत्र है, उसको पौधे ग्रहण कर सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकीम के अंदर अपने क्या है, जो मिट्टी के कणों के बीच में रंध्र है उनको केशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केशिकाएं। तो हम इसको कौन सा जल बोल देंगे, केशीय जल बोल देंगे। भाई कौन सा जल बोल देंगे इसको, केशीय जल। केशीय जल बोल दिया जाता है, ये जल है केशीय जल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्या बोलेंगे इसको, कैपिलरी वाटर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सूखा जो है मिट्टी, उसका मान कितना है, -10,000। वायुमंडल से नमी कहां तक ले सकता है, -31 तक। इसके बीच में जो जल है वो कौन सा जल होगा, आर्द्रताग्राही जल होगा। और आर्द्रताग्राही गुणा क्या, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कितने पे होता है, -31 पे। अब उसके बाद पानी वही जुड़ेगा जो बारिश से आया है या फिर अपने सिंचाई के रूप में दिया है, क्योंकि वायुमंडल से तो इतना ही पानी खींचा जा सकता है। तो -31 से -1/3 तक मिट्टी के कण जो है वो अपने ससंजन और आसंजन बल से पानी को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रोक सकते हैं। इतना पानी ही रोक पाएंगे, रंध्रों के बीच में मुक्त जल, स्वतंत्र जल इतना ही रुकता है जो ससंजन बल से रुका हुआ है। उस जल को अपने कौन सा जल बोल देंगे, केशीय। इससे ज्यादा पानी होते ही पानी किस तरफ जाने लग जाएगा, नीचे की तरफ मूवमेंट करने लग जाएगा, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट करने लग जाएगा। जितना पानी नीचे जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, गुरुत्वाकर्षण जल। और उसके बाद अगर और भी पानी आप देते रहे तो जमीन पे पानी खड़ा रहेगा, और पानी खड़ा रहेगा उसको हम वाटर लॉगिंग कंडीशन बोल देते हैं, जल भराव स्थिति बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो आर्द्रताग्राही जो जल है उसका मान कितना है, -10,000 से -31। केशीय जल है उसका मान कितना है, -31 से -1/3। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है, -1/3 से 0। और जल भराव स्थिति क्या होती है, 0 से प्लस की तरफ चलोगे तो वो जल भराव स्थिति होती है। ये मान आपको अच्छे से याद रखना है। -1/3 वो स्थिति है, -1/3 वो स्थिति है जिस समय गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिकांश जल रुका हुआ होता है। -1/3 या -0.33 जो है वो स्थिति है जिसमें मृदा के कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिकांश जल है। देखो स्वतंत्र जल यहां से स्टार्ट हो रहा है और सबसे ज्यादा कणों के बीच में जो रंध्र है उनमें सबसे ज्यादा पानी कब रुका हुआ होता है, सबसे ज्यादा पानी रुका हुआ होता है -1/3। उसके बाद तो गुरुत्वाकर्षण से पानी नीचे जाने लग जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मिट्टी के रंध्रों में या मिट्टी के कणों के बीच रंध्रों में जो सर्वाधिक जल रुकता है उसको क्षेत्र धारण क्षमता या फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। क्षेत्र धारण क्षमता, क्षेत्र धारण क्षमता, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मिट्टी में रुका हुआ अधिकतम जल क्या कहलाता है, क्षेत्र धारण क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्षेत्र धारण क्षमता या फील्ड कैपेसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिकतम जल रुका है। देखो एक टाइम तो ऐसा भी था जिस समय क्या था, मिट्टी के जो कण है उनके बीच जो रंध्र है उनमें सबसे ज्यादा पानी कब भर गया था, 0 पे, 0 पे संतृप्त अवस्था में भर गया था।
लेकिन कुछ पानी तो नीचे चला गया ना, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिकतम रुका कब, -1/3 पे रुका। और जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो अधिकतम जल रुकता है उसको अपने क्या बोलते हैं, क्षेत्र धारण क्षमता या फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, फिर मैं और इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूं। आपसे पूछ ले ओवन ड्राई सॉइल का मान, आप बोलेंगे -10,000। आपसे पूछा जाएगा पूरी तरह से सूखी हुई मृदा का भार, आप बोलेंगे -10,000। आपसे पूछ ले एयर ड्राई वायुमंडल में सुखाई गई मृदा का मान, आप बोलेंगे -1000। आपसे पूछ ले आर्द्रता ग्राही गुणांक का मान यानी हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का मान, आप बोलेंगे -31। आपसे पूछ ले आर्द्रता ग्राही जल का मान, आप बोल देंगे कि इसका मान -31 से -10,000 होता है। या आपसे पूछ ले कि ओवन ड्राई मृदा और आर्द्रता ग्राही गुणांक के बीच में जो जल होता है वो कौन सा होता है, आर्द्रता ग्राही या फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। आपसे पूछ ले जो गैसीय जल है या कैपिलरी वाटर, उसका मान आप बोलेंगे -31 से -1/3 या -31 से -0.33 होता है। या आपसे पूछ ले आर्द्रता ग्राही गुणांक और क्षेत्र धारण क्षमता के बीच में जो उपलब्ध जल है उसको कौन सा जल बोलते हैं, गैसीय जल बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। आपसे पूछ ले गुरुत्वाकर्षण जल का मान कितना, आप बोलेंगे 0 से -1/3, 0 से -1/3। आपसे पूछ ले क्षेत्र धारण क्षमता और संतृप्त मृदा के बीच का जो मान होता है, बीच का जो जल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र धारण क्षमता और संतृप्त मृदा के बीच का जो जल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण जल बोलते हैं। आपसे बोल दें कि मिट्टी के जो रंध्र है वो पानी से खचाखच भर जाए, वो कौन सी अवस्था है, संतृप्त मृदा है। आपसे पूछ ले मिट्टी के जो कण है उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिकतम जो जल रुका हुआ है वो कौन सा है, क्षेत्र धारण क्षमता या फील्ड कैपेसिटी है। आपसे पूछ ले जल भराव का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 0 से प्लस में होता है यानी 0 से अधिक होता है। क्लियर हो गया ये। अब देखो क्षेत्र धारण क्षमता की बात करते हैं। जितना पानी संतृप्त मृदा पर होता है उसकी तुलना में आधा पानी क्षेत्र धारण क्षमता पे होता है। अगर संतृप्त मृदा पर पानी है वो 100 लीटर है तो क्षेत्र धारण क्षमता में सिर्फ 50 लीटर ही मिलेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण से 50 लीटर नीचे चला जाएगा। गुरुत्वाकर्षण से 50 लीटर जो पानी है वो नीचे चला जाएगा। क्लियर है। संतृप्त मृदा की तुलना से क्षेत्र धारण क्षमता पर जो पानी की मात्रा होती है वो जस्ट आधी होती है, जस्ट हाफ होती है। यहां 100 लीटर है तो यहां पर कितना हो जाएगा, जस्ट 50 लीटर हो जाएगा। दूसरी चीज आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि क्षेत्र धारण क्षमता सिंचाई के कितने समय बाद निकालते हैं। अभी आपने मिट्टी के कणों को पानी से खचाखच भर दिया, पानी लगाया है, अभी तो आप क्षेत्र धारण क्षमता नहीं निकाल सकते ना। क्यों? क्योंकि पानी धीरे 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 गुरुत्वाकर्षण से नीचे की तरफ जाएगा, एक साथ तो जाने वाला नहीं है, उसमें समय लगेगा। वो डिपेंड करता है मृदा पे, बालू में तो बहुत जल्दी चला जाएगा और कले में है वो धीरे धीरे जाएगा। इसलिए क्षेत्र धारण क्षमता अगर आपको निकालनी है तो सिंचाई के कितने घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा, 48 से 72 घंटे बाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है कि क्षेत्र धारण क्षमता या फील्ड कैपेसिटी है वो इरिगेशन के यानी सिंचाई के कितने घंटे बाद निकालते हैं, 48 से 72 घंटे बाद निकालते हैं। 48 to 70 और के बाद आप क्षेत्र धारण क्षमता को कैलकुलेट करेंगे। और जितना संतृप्त मृदा पर पानी था उसकी तुलना में पानी कितना बचा है, जस्ट आधा बचा है। अपने सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद क्या है, 1 2 दिन 3 दिन रुकते हैं और उसके बाद अपने क्या करते हैं, उसमें बिजाई करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जब बिजाई जैसी कंडीशन होती है मिट्टी में तो बोलते हैं बत्तर आ गई है। बत्तर समझते हो आप, बत्तर का मतलब होता है क्षेत्र धारण क्षमता। अब आप वो सॉइल वाला, मैंने कहा था ना हर एक जो टॉपिक है वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहता है। तो सॉइल तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहला लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक एक दूसरे का संबंध होगा। हमने जो मिट्टी की संरचना है उसमें बोला 45% खनिज है, 5% कार्बनिक पदार्थ है और 25% है वो वायु है और 25% है वो क्या है, जल है। ये 25% वायु और 25% जो जल है वो आपको कौन सी अवस्था पे देखने को मिलता है, हमेशा क्षेत्र धारण क्षमता पे। अब देखो आप सोच के देखो, मैंने क्या बोला, जितना जल संतृप्त मृदा पे उपस्थित होता है, संतृप्त का मतलब होता है मिट्टी के जितने भी रंध्र है वो सारे पानी से भरे हुए हैं, उसमें वायु नहीं है। तो यहाँ 25-25 की बजाय 50 पूरे का पूरा क्या होगा, जल होगा। फिर हम 48 से 72 घंटे रुके तो आधा पानी नीचे चला गया, आधा पानी यानी 25 नीचे चला गया। अब जो नीचे चला गया वो रंध्र खाली गया करके गया, उन रंध्रों में क्या भर जाएगी, वायु भर जाएगी। तो क्षेत्र धारण क्षमता वो पॉइंट होता है जिसमें मृदा में वायु और जल की मात्रा बराबर होती है, 50-50% होती है। इतना डीपली मुझे पता है आप नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं और यहाँ कुछ ज्यादा आपको जोर आने वाला नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है।
संतृप्त का मतलब रंध्र सारे खचाखच भरे हुए हैं, और फील्ड कैपेसिटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है वो पानी रुका हुआ है। ठीक है, और क्षेत्र धारण क्षमता सिंचाई के कितने घंटे बाद निकालते हैं? 48 से 72 घंटे में, यानी 2 दिन से 3 दिन के बीच में। 24 दूना 48 यानी 2 दिन, और 72 यानी 3 दिन, 2 से 3 दिन के बीच में निकाला जाता है। एक ऐसा पॉइंट जिसमें लगभग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो पॉइंट क्या होता है? देखो यहां पे रंध्रों के बीच में सबसे कम पानी रुका हुआ है। ये आर्द्रता ग्राही जल तो मिट्टी के साथ चिपका हुआ, बहुत ही पतली भित्ति के रूप में चिपका हुआ है। ये रंध्रों के बीच में पानी नहीं रुका हुआ है, ये क्या है? कण पे बहुत पतली भित्ति के रूप में है, तो ये रंध्रों के बीच का नहीं है। हम तो रंध्रों के बीच सबसे कम पानी कब रुका हुआ है? -31 पे। तो -31 वो पॉइंट है जब मिट्टी के कणों के बीच में सबसे कम पानी है। इसको हम बोलते हैं मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलेंगे। हिंदी में मैं लिखूं तो न्यूनतम जल धारण क्षमता। न्यूनतम जल धारण क्षमता कितने पे है? -31 पे। और मिट्टी के कणों के बीच में अधिकतम पानी कितना आ सकता है? संतृप्त मृदा तक आ सकता है। संतृप्त यानी मिट्टी एक बार अधिकतम पानी कितना धारण कर सकती है, उसमें कितना पानी प्रवेश कर सकता है? 0 तक कर सकता है। इसको हम बोलेंगे अधिकतम जल धारण क्षमता। अधिकतम जल धारण क्षमता, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोल देंगे। देखो मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी -31 पे है, और मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितने पे है? 0 पे है। और फील्ड कैपेसिटी देखो, वाटर होल्डिंग एक बार कितना होल्ड कर सकता है, बाद में नीचे जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड कितना कर सकता है? अधिकतम 0, और स्टार्ट कहां से होता है? -31 से। समझ गए आप? लेकिन गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिकतम होल्डिंग है, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र धारण क्षमता। इन 2 पॉइंट में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है। क्षेत्र धारण क्षमता का मान -1/3 होता है, और मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का जो मान होता है वो 0 होता है। इसमें यह नहीं बोला कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रुक रहा है, यानी एक बार पानी कितना घुस गया वो 0 तक, यानी संतृप्त, यानी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लगभग 0 होती है, और क्षेत्र धारण क्षमता जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो -1/3 होती है। तो -31 से जो 0 है, -31 से जो 0 है, इसके बीच का जो पानी है वो ही जल धारण क्षमता है, वो ही जल धारण क्षमता है, वो ही जल धारण क्षमता है। जल धारण क्षमता -31 से 0 के बीच में, जल धारण क्षमता -31 से 0 के बीच में है। ठीक है, जल धारण क्षमता -31 से 0 के बीच में है। क्लियर है? -31 से 0 के बीच में जल धारण क्षमता है। ठीक है, इसमें सबसे कम जल धारण कहां पर है? -31, इसलिए हमने बोल दिया मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और अधिकतम जल धारण कहां पर है? 0 पर, तो इसको हमने बोल दिया अधिकतम जल धारण क्षमता, यानी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये अपना मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण हो गया। कोई एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आने वाला है, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आने वाला है। ये जो मैंने आपको फिजिकल वाटर यानी मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण पढ़ाया है, ये आप इतना डिटेल से कभी भी नहीं पढ़ते, और इतना डिटेल से पढ़ लोगे तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये डायग्राम आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। पर्सनल चैट मैच करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो इलाज तो है मेरे पास, क्लास नहीं बंद कर दूंगा। वी आर रिक्वेस्टेड, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पर्सनल चैट पे ना जाएं, पढ़ने पे जाएं। पढ़ना है वो स्टूडेंट बना रहे हैं ना, बाकी को जरूरत ही नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और पर्सनल चैट पे ना जाएं। अगर आपको मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण समझ में आया है तो उससे संबंधित कमेंट करिए, समझ में आया या नहीं आया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड में हो गया हूं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। प्रियंका, यस सर, समझ में आया है तो कमेंट करिए फटाफट। अपने मृदा जल का जैविक वर्गीकरण भी स्टार्ट करें।
मृदा जल को, ये बिल्टिंग पॉइंट बेटा जैविक वर्गीकरण है कुलमीत सिंह, जैविक वर्गीकरण की बातें। अभी हम जैविक वर्गीकरण कहां पे जा चुके हैं, अभी तो हमने सिर्फ भौतिक वर्गीकरण किया, अभी तो हमने भौतिक वर्गीकरण किया, अभी तो जैविक वर्गीकरण में नहीं गए, जैविक वर्गीकरण में अभी हम जाएंगे। मृदा जल का भौतिक, देखो विल्टिंग, विल्टिंग किसमें होती है, पौधे में होती है ना। पौधा क्यों मुरझा गया जी, कारण क्या था पौधा मुरझाने का, तो पौधे की बात आ गई। तो पौधा जब बात आ जाती है तो फिर उसको अपने क्या बोलते हैं, जैविक वर्गीकरण कहा जाता है। अब देखो मृदा जल के भौतिक, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, मिट्टी के रंध्रों के बीच में जो जल पाया जाता है उसको अपने मृदा जल कहते हैं। मृदा जल का दो तरह का वर्गीकरण होता है, एक भौतिक और एक जैविक। भौतिक वर्गीकरण का मतलब होता है कण और जल के बीच का जो संबंध है, कण और जल के बीच का संबंध है, उसको हम कौन सा वर्गीकरण बोलते हैं, भौतिक वर्गीकरण बोलते हैं। देखो जब आप मिट्टी को पूरी तरह से सुखा दोगे, वो ओवन ड्राई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसमें गड़बड़ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जो आप पूरी तरह से मिट्टी को सुखा लेंगे तो उसको अपने क्या बोलेंगे, ओवन ड्राई बोलेंगे, उसका मान -10,000 होता है। पूरी तरह से सूखा हुआ जो कण है वो वायुमंडल की नमी को अवशोषित करेगा, हम उसको बोलेंगे आर्द्रताग्राही स्वभाव। वो कितनी नमी अधिकतम अवशोषित कर सकता है, -31 तक अधिकतम वो अवशोषित कर सकता है। तो ये जो नमी है, जो मैं अंगुली रख रहा हूं, इसके बीच की जो नमी है वो वायुमंडल से आई है, आर्द्रताग्राही स्वभाव की वजह से आई, इसलिए हमने इसको आर्द्रताग्राही जल बोला, अंग्रेजी में हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला। आपसे पूछ रहे आर्द्रताग्राही जल का मान, आप बोलोगे -31 से -10,000 है, या बोलोगे आर्द्रताग्राही गुणांक और ओवन ड्राई सॉइल के बीच का जो जल है वो कौन सा है, आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही जल मिट्टी के कण पे कौन से बल से जुड़ता है, आसंजन बल से जुड़ता है। ठीक है, आपसे पूछ ले आर्द्रताग्राही गुणांक, यानी जहां पर सीमा समाप्त हो जाती है आर्द्रताग्राही गुणांक, वो -31 होता है। उसके बाद बारिश होती है, हम सिंचाई देते हैं, तो क्या है, कण पर पानी आकर जुड़ता है, नहीं तो पानी आकर नहीं जुड़ेगा। अब जो कण पर पानी जुड़ रहा है, पहले तो क्या है, ये कण था, इस पर जो सबसे पहले पानी जुड़ा वायुमंडल से लिया गया, वो कौन सा स्वभाव था, आर्द्रताग्राही। तो कण के साथ पानी जुड़ा है तो वो आसंजन बल है, दो विपरीत अणुओं के बीच में आकर्षण के लिए लगने वाला जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आसंजन बल। अब नया जो पानी आएगा वो पानी से पानी जुड़ेगा, यानी पानी से पानी जुड़ रहा है, समान अणुओं के आकर्षण के लिए लगने वाला बल ससंजन बल होता है। अब आप पानी ऐड करते जाओगे तो रंध्र जो होते हैं उनके बीच में पानी और घुसता जाएगा, यानी पानी से पानी जुड़ता जाएगा। कण के साथ तो संबंध नहीं है, पानी से पानी का संबंध है, इसलिए हमने उसको समतंत्र जल बोला। आप पानी डालते गए और मिट्टी के कण है वो खचाखच पानी से भर गए, खचाखच पानी से भर गए। तो अब खचाखच भरने पर जो मिट्टी है उसको हमने संतृप्त मृदा बोला। संतृप्त मृदा का मान कितना होता है, 0। अब जो संतृप्त मृदा पड़ी है उसमें से कुछ पानी नीचे चला जाता है, कौन से बल से चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो जो पानी नीचे जा रहा है हम उसको गुरुत्वाकर्षण जल बोलेंगे। कौन से बल से जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल है वो कमजोर हो जाएगा, ससंजन आसंजन है वो पानी को नीचे जाने ही नहीं देंगे। अब संजन जो है वो तो आर्द्रताग्राही पानी को रखता है, सॉरी आसंजन जो है वो तो आर्द्रताग्राही को रखता है, ससंजन है वो पानी से पानी को रोक के रखता है, यानी ये समतंत्र जल है, इतना जो जल है। देखो जो मिट्टी के बीच में रंध्र है उनको केशिकाएं बोलते हैं, और इन केशिकाओं में जो पानी रुका हुआ है उसको हम कौन सा जल बोलते हैं, केशीय जल, या फिर अपने उसको क्या बोल देते हैं, कैपिलरी वाटर। या तो केशीय जल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, कैपिलरी वाटर होता है। तो कैपिलरी वाटर का मान कितना होता है, -31 से -1/3। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो अधिकतम जल रुका हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र धारण क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे पानी कितना होता है, संतृप्त मृदा की तुलना से जस्ट आधा होता है। ये आप निकालोगे कब, ये आप सिंचाई देने के 48 से 72 घंटे में कैलकुलेट करोगे, यानी जो क्षेत्र धारण क्षमता है वो सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद ज्ञात की जाती है। आपसे पूछ ले क्षेत्र धारण क्षमता और संतृप्त मृदा के बीच के जल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल। मान क्या है, 0 से -1/3। आपसे पूछ ले क्षेत्र धारण क्षमता और आर्द्रताग्राही गुणांक के बीच के जल को क्या बोलते हैं, केशीय जल या कैपिलरी वाटर। इसका मान क्या होता है, -1/3 से -31 होता है। अगर मिट्टी के रंध्र जो है वो खचाखच पानी से भरे हुए हैं, फिर भी आप पानी देते जा रहे हैं तो पानी जमीन पे रुक जाएगा, उसको जल भराव या वाटर लॉगिंग कंडीशन कहते हैं, जल भराव या वाटर लॉगिंग कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो समतंत्र जल सबसे कम कितने पे था, -31 पे था, और सबसे ज्यादा कितने पे था, 0 पे। वो रुके न रुके वो तो बाद की बात है, लेकिन था तो इतना। एक बार मिट्टी का जो कण है वो पानी बीच में कितना रोक सकता है, -31 से 0 के बीच में। तो -31 से 0 का जो मान है उसको जल धारण क्षमता बोलते हैं। इसमें सबसे कम पानी कब था, न्यूनतम जल धारण क्षमता कब थी, -31 पे,
और सबसे अधिकतम पानी कब रोका गया? 0 पे। तो अधिकतम जल धारण क्षमता या मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितने पे थी? 0 पे थी। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कब रोका गया? -31 पे रोका गया, जिसको हमने क्या बोला? क्षेत्र धारण क्षमता। तो ये मैंने एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया, ये भौतिक वर्गीकरण है। कई बार एग्जामिनर इतना समझदार हो जाता है कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जैविक वर्गीकरण जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। वो पूछ लेगा, निम्न में से उत्तर देना है और फटाफट आंसर देना है। मुझे पता तो लगे आपको समझ में आया है या नहीं है। निम्न में से कौन सा जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, यानी निम्न में से कौन सा जल पौधों के लिए अनुपलब्ध है? निम्न में से कौन सा जल पौधों के लिए अनुपलब्ध है? फटाफट बताइए, नकल मार के बता दीजिए। निम्न में से कौन सा जल जो है वो पौधों के लिए अनुपलब्ध है? फटाफट बताइए। अनीसा मीना, खाना हो गया क्या? सबकान जी हो गया? पढ़िए आप। फटाफट आंसर कीजिए। कौन सा जल है जो पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है? अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा जल है जो पौधों के लिए अनुपलब्ध है? ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है। विवेक मिश्रा गुरुत्वाकर्षण जल, प्रियंका हाइग्रोस्कोपिक, सुनील वर्मा अधिकतम जल, भूमिका सियाग गुरुत्वाकर्षण। देखो, गौर नहीं करते हो, कमेंट पे ज्यादा गौर करते हो तब इस तरह के आंसर आते हैं। मेरे पास क्या है? मार्कर है ही नहीं लिखने के लिए, तो मार्कर अनुपलब्ध है। मार्कर अनुपलब्ध है, मेरे पास मार्कर है ही नहीं लिखने के लिए, तो अनुपलब्ध है नहीं, वो अनुपलब्ध है। कई लोग गुरुत्वाकर्षण जल आंसर दे रहे हैं, कई वाटर लॉगिंग कंडीशन भी दे रहे हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास मार्कर 4-5 है, लेकिन मेरे काम कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो ये अनुपलब्ध थोड़ी, उपलब्ध तो है लेकिन काम नहीं आ रहा है। अनुपलब्ध थोड़ी है, काम नहीं आ रहा है। उपलब्ध जल कौन सा है जो काम आ रहा है? अनुपलब्ध जल जो है ही नहीं, वो कौन सा जल होगा? अनुपलब्ध। ये जो जल है, आर्द्रताग्राही जो जल है, ये इतना कम है, मिट्टी के कण पर इतना तनाव के साथ लगा हुआ है कि पौधे की जड़ इसको छुड़ा ही नहीं पाती है। ये पौधों के लिए अनुपलब्ध है। आर्द्रताग्राही जल है वो पौधों के लिए अनुपलब्ध है। आर्द्रताग्राही जो जल है वो अनुपलब्ध जल है। आर्द्रताग्राही जल पौधों के लिए अनुपलब्ध है। पौधों के लिए उपलब्ध कौन सा है? जो समतंत्र है, रंध्रों के बीच में समतंत्र है, उसको जड़ें आराम से ग्रहण कर सकती है। तो उपलब्ध जल कौन सा होगा? केसीय जल। उपलब्ध जल होगा वो कौन सा जल होगा? केसीय जल। तो उपलब्ध कौन सा मानोगे? केसीय। अब बात आती है अतिरिक्त जल। अतिरिक्त, मैंने क्या कहा? मार्कर 2 है, मैं एक ही काम में ले रहा हूं, ये एक अतिरिक्त है, ये एक्स्ट्रा है। अतिरिक्त जल किसे कहते हैं? अतिरिक्त जल। गुरुत्वाकर्षण नीचे चला गया, ये भी अतिरिक्त था, इसलिए आप इतना पानी देते ही नहीं, अतिरिक्त जाता कैसे नीचे ना। गुरुत्वाकर्षण जल भी अतिरिक्त जल है और वाटर लॉगिंग कंडीशन जल भराव भी अतिरिक्त जल है। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो आर्द्रताग्राही जल है वो कौन सा जल है? अनुपलब्ध है, उपलब्ध ही नहीं है। और जो केसीय जल है, कैपिलरी वाटर है, वो उपलब्ध जल है। और अतिरिक्त जल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण जल और वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, ये अतिरिक्त जल है। ये अगर भौतिक को जैविक की तरह पूछ ले तब की बात है, भौतिक को जैविक की तरह पूछ ले तो, नहीं तो भौतिक वर्गीकरण में पौधों का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आपकी बुक कैसे मंगाएं, मैं आपको लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, उस पर व्हाट्सअप कर देना ना, व्हाट्सअप कर देना, फिर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। वैसे 951131 मैं खुद ही भूल गया 26 है ना, लास्ट में मैं नोट लिखवा दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर बता देंगे। अभी अपने पढ़ते हैं ना। मनीष मीणा, या वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, उसमें भी मैं आपको नंबर दे दूंगा, या मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर देना, तो आपको तरीका बता देंगे। अभी बुक की बात करेंगे, फिर अपना शानदार सा टॉपिक एक बार छूट जाएगा। ठीक है, आपको बुक चाहिए, लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। तो मैंने आपको क्या बोला? आर्द्रताग्राही जल है वो अनुपलब्ध है, केसीय जल है वो उपलब्ध है, गुरुत्वाकर्षण और वाटर लॉगिंग कंडीशन है वो अतिरिक्त जल है। अगर आप समझ में आया है तो लाइक को बढ़ाएं, लाइक कम है अभी ना, लाइक को बढ़ाइए, फटाफट बढ़ाइए भी। नेक्स्ट है जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण, अभी हमने कौन सा वर्गीकरण पढ़ा? भौतिक वर्गीकरण पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जैविक वर्गीकरण। लेकिन मैंने जैविक वर्गीकरण को कुछ जो है वो मैंने बता दिया, कौन सा अनुपलब्ध है, कौन सा उपलब्ध है, कौन सा अतिरिक्त जल है, वो कौन सा वर्गीकरण था? जैविक। बट जैविक को जैविक के हिसाब से पढ़ लेते हैं।
मृदा जल का पौधों के साथ क्या संबंध है, उसी को हम जैविक वर्गीकरण कहते हैं। और मृदा जल और मृदा कण के बीच का संबंध है वो भौतिक वर्गीकरण। हमने जो पीछे पढ़ा ये सारा भौतिक वर्गीकरण पढ़ा, यानी यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ कण और जल के बीच के संबंध की बात की है। अब हम कण और मृदा जल और पौधों के बीच के संबंध की बात करेंगे। अब जो भौतिक वर्गीकरण में कुछ बातें हमने की थी वो काम आने वाली है। पूरी तरह से जो सूखी मृदा होती है उसका मान -10,000 होता है, यानी ये कौन सी मृदा है, ओवन ड्राई सॉइल है। कौन सी सॉइल है, ओवन ड्राई सॉइल है। हमने एक बात की थी कि मिट्टी के कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो अधिकतम जल रुकता है उसको हमने क्षेत्र धारण क्षमता कहा था, उसका मान -1/3 होता है। इसको हमने क्या बोला था, क्षेत्र धारण क्षमता। क्षेत्र धारण क्षमता एक भौतिक वर्गीकरण का पहलू है, ठीक है, लेकिन आपको यहां समझने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। अब मिट्टी के कणों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो अधिकतम जल है वो क्षेत्र धारण क्षमता है, और मिट्टी के कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिकतम जल होगा तभी पौधों को सबसे ज्यादा उपलब्ध होगा। तो पौधों को सबसे अधिक उपलब्ध जल कब होता है, पौधों को सबसे अधिक उपलब्ध जल कब होता है, जब रंध्रों के बीच में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अधिकतम रुका हुआ होगा। तो पौधों के लिए अधिकतम उपलब्ध जल, मैक्सिमम अवेलेबल वाटर, मैक्सिमम अवेलेबल वाटर का मान और क्षेत्र धारण क्षमता का मान एक जितना ही होता है, एक जितना ही होता है। क्लियर है ये। अब देखें, जैसे जैसे अपने इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी की मात्रा कम होती जाती है। पौधों के लिए उपलब्ध सबसे ज्यादा कब है, -1/3। इसके बाद तो हमने क्या बोला था, गुरुत्वाकर्षण जल जो नीचे चला जाता है, पौधों के कोई काम नहीं आता है। देखो पर्सनल चैट पे मत जाइए, नहीं तो मैंने कहा था आप अपने अच्छे जो सिलेबस चल रहा है उससे हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। देखो -1/3, हमेशा कंटेंट पे भरोसा करिए और कंटेंट के साथ रहिए, इस सेट में कुछ नहीं रखा हुआ। देखो क्षेत्र धारण क्षमता, हो सकता है और क्रिएटर नहीं बोलते लेकिन मैं बोल देता हूं, और यूट्यूब क्रिएटर है वो नहीं बोलते होंगे भी हाँ हमें सब्सक्राइबर ज्यादा चाहिए। हमें सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं चाहिए, हमें पढ़ने वाले ज्यादा चाहिए, ज्यादा सुपरवाइजर चाहिए, ज्यादा टीजीटी में लगने वाले, ज्यादा पीजीटी में लगने वाले, ज्यादा यूपीएससी में लगने वाले, और आपके लिए भी यही बेटर रहता है। तो -1/3 से जो ज्यादा जल होता है गुरुत्वाकर्षण काम का नहीं है, पानी खड़ा है वो भी काम का नहीं है। -1/3 से जो ज्यादा जल होगा वो पौधों के लिए कौन सा जल होगा, पौधों के लिए अतिरिक्त जल होता है। तो अतिरिक्त जल का मान -1/3 से ज्यादा होता है। जैविक वर्गीकरण की बात करें ना, पौधे और जल के बीच का क्या संबंध है, ये संबंध है, पौधे का कोई संबंध नहीं है, पौधे के कोई काम ही नहीं आ रहा है। इसको हमने कौन सा जल बोल दिया, इसको हमने अतिरिक्त जल बोल दिया। और जैसे जैसे इधर आए पानी कम होता गया, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, पानी इतना कम हो जाएगा कि पौधा मुरझान दिखाना स्टार्ट कर देता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मुरझान गुणांक या मुरझान बिंदु बोल देते हैं। मुरझान गुणांक या मुरझान बिंदु बोल देते हैं। अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं, विल्टिंग कोफिशिएंट बोल देते हैं या विल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, या तो विल्टिंग कोफिशिएंट बोल देते हैं या विल्टिंग पॉइंट। पानी की वो कम मात्रा जिस पे पौधा मुरझाना स्टार्ट कर देता है, पानी की वो मात्रा जिस पर पौधा मुरझाना स्टार्ट कर देता है उसको मुरझान गुणांक कहते हैं, ठीक है, विल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी स्टूडेंट भी पहले पूछ रहे थे ना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे आपका ध्यान पहले जाता है। तो -15 है, उसको मुरझान गुणांक या फिर विल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मुरझान गुणांक या विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन ये ऐसा मुरझान है, अगर आपने इस पर पानी दे दिया तो पौधा वापस हरा हो जाएगा। तो आप इसको कौन सा मुरझान बोल सकते हो, अस्थायी मुरझान गुणांक, ये मुरझान है, अस्थायी मुरझान गुणांक या अस्थायी मुरझान बिंदु इसको बोल सकते हो। तो मुरझान गुणांक और अस्थायी मुरझान गुणांक जो है उसका मान -15 ही होता है। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट और जो विल्टिंग पॉइंट है उसका मान -15 ही होता है। लेकिन अगर आपने फिर भी पानी नहीं दिया पौधे को, किसी भी कारण हो सकता है आपने पानी नहीं दिया और पानी और कम हो गया, तो अब पौधा क्या हो जाएगा, इतना मुरझा जाएगा, अब आप उसको वापस पानी देने पर भी वो हरा नहीं होगा। -31 पे वो पहुंच गया तो वो इतना मुरझा जाएगा कि वापस पानी देने से, वापस सिंचाई करने से भी वो हरा नहीं होने वाला है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, स्थायी मुरझान बिंदु बोल देंगे, स्थायी मुरझान बिंदु।
स्थायी मुरझान जो बिंदु होता है उसको हम अंग्रेजी में परमानेंट विल्टिंग बोलते हैं, और अस्थायी जो होता है उसको हम टेम्परेरी बोलते हैं। आपसे पूछ ले मुरझान बिंदु का मान, आप बोलेंगे -15। आपसे पूछ ले अस्थायी मुरझान बिंदु का मान, आप बोलेंगे -15। और जो अस्थायी है उसको हम टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और जो सीधा मुरझान गुणांक है उसको भी हम क्या बोल देंगे, विल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। क्लियर है? अब क्या है, आपने इस कंडीशन में पानी देना था, पौधा वापस हरा हो जाता, फसल अपनी चल पड़ती, लेकिन किसी कारणवश आप पानी नहीं दे पाए और मान कहां पहुंच गया, -31 पे पहुंच गया, जिसकी वजह से पौधा इतना मुरझा गया है। अब पानी दे दोगे तो भी वो हरा नहीं होने वाला। इसको हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यानी स्थायी मुरझान बिंदु बोलेंगे, और स्थायी मुरझान बिंदु जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है उसका मान कितना होता है, -31 होता है। ठीक है, और भी अगर पानी नहीं दिया, अब भी आपने पानी नहीं दिया, अब पानी देने का वैसे कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन नहीं दिया तो पौधा वो है वो काला पड़ जाएगा। यानी एक पौधा मुरझाता है तो रंग तो हरा ही रहता है ना, मुरझा जाता है, रंग हरा रहता है, पानी देने पे हरा ही नहीं होता है, यानी वापस ग्रोथ नहीं स्टार्ट करता है, तो वो तो कौन सा है, स्थायी मुरझान। लेकिन अब पड़ा पड़ा काला पड़ गया, पीला पड़ गया है ना, अब तो कोई अंधा भी बता देगा कि इसमें चाहे कुछ भी डाल दो ये वापस तैयार नहीं होने वाला है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं अल्टीमेट मुरझान बिंदु। अल्टीमेट यानी पूर्णतः, अल्टीमेट मुरझान बिंदु। अल्टीमेट मुरझान बिंदु जो है उसका मान कितना होता है, -60 होता है। अल्टीमेट मुरझान बिंदु होता है उसका मान कितना होता है, -60 होता है। अब देखो गौर करने वाली बात क्या पे है, क्या है, पौधा जीवित कब रह सकता है, -1/3। इस पे तो खिलेगा है ना, खूब खुश रहेगा, क्यों, पानी खूब है। तो -1/3 है, उससे लेकर -15 तक पौधा जिंदा रह सकता है, क्योंकि ये क्या है, अस्थायी मुरझान है। इधर निकलते ही पौधा मर जाएगा, तो अब अपने को इधर तो निकालना ही नहीं है, फिर उपलब्ध जल किसमें रखें, उपलब्ध जल यानी अवेलेबल जो वाटर है, अवेलेबल वाटर है वो कौन सा है, -1/3 से -15, -1/3 से -1/3 से माइनस जो 15 है वो कौन सा है, उपलब्ध जल है, क्योंकि पौधा जिंदा यही रह सकता है। ये इतना पानी कम है कि पौधा स्थायी मुरझा रहा है, अल्टीमेट मुरझा रहा है, पौधा खत्म हो रहा है, ये कौन सा जल है, अनुपलब्ध जल है। हम इसको अनअवेलेबल वाटर भी बोलेंगे, ठीक है, अनअवेलेबल वाटर बोल देंगे। तो अनअवेलेबल वाटर कौन सा है, -15 से -10 जा रहा है, वो अनअवेलेबल वाटर यानी अनुपलब्ध जल है। उपलब्ध -15 से -1/3, और अतिरिक्त है वो कौन सा है, -1/3 से इधर वाला सारे का सारा कौन सा जल हो जाएगा, अतिरिक्त जल हो जाएगा। सबसे अधिक उपलब्ध जल कौन सा है, -1/3। मैक्सिमम अवेलेबल वाटर, अधिकतम उपलब्ध जल -1/3 पे। स्थायी मुरझान गुणांक -15 पे, अस्थायी मुरझान गुणांक -15 पे, स्थायी मुरझान गुणांक -31 पे, अल्टीमेट मुरझान है वो 60 पे, और ओवन ड्राई भौतिक वर्गीकरण में हम बात कर चुके हैं 10,000। अब आपसे पूछ ले मुरझान गुणांक और अस्थायी मुरझान गुणांक, विल्टिंग पॉइंट और टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट का मान एक जितना ही होता है, -15 होता है। ये वो मुरझान है जिस पर पानी देने पर पौधा वृद्धि स्टार्ट कर देता है, मतलब ये वो पॉइंट है जिस पर पानी देने पर पौधा फिर से वृद्धि स्टार्ट कर देता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, अस्थायी मुरझान बोला। ये जैविक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण समझ में आने के बाद जैविक वर्गीकरण में कुछ बचता ही कहां पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यही काम आने वाला है। अगर आया समझ में तो लाइक करिए, शेयर करिए ना ज्यादा से ज्यादा। मेरे हिसाब से मृदा जल इस तरीके से अगर आप पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहने वाले हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा टाइम मत लगाइए ताकि हम आगे बढ़े। अब एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूं मैं, फटाफट आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया है तो लाइक करिए फटाफट। दिनेश कुमार, राम राम, बिल्कुल राम राम। कुलमीत आ गया समझ में, कुलमीत भाई, बिल्टिंग ठीक है। अब देखो एक चीज, ये पीछे जो वर्गीकरण था भौतिक था, भौतिक में हमने कहा केसीय जल है वो पौधों को उपलब्ध है, और केसीय जल का मान देखो -31 है, और कहां तक है, -1/3 तक। केसीय जल को हमने उपलब्ध बोला, यहां पे हमने उपलब्ध किसको बोला है, -15 से -1/3। ऐसा कैसे हुआ, अरे भाई वो भौतिक वर्गीकरण है, उसमें तो उपलब्ध का कोई मतलब ही नहीं है। उसका तो मतलब यह है कि इनमें से कौन सा जल है वो पौधे को मिल सकता है। देखो यहां -31 से -15 वाला, अगली स्लाइड पे मैं समझा देता हूं। देखो
हमने भौतिक वर्गीकरण में बोला -31 से लेकर और -1/3 है, वो कौन सा जल है? केसी। इसका जैविक जल से मतलब नहीं है, फिर भी केसीय जल पौधों को मिलता है। हमने कहा उपलब्ध जल कहां तक है? जैविक वर्गीकरण है। हमने कहा जैविक जल जो है वो जैविक वर्गीकरण में हमने बोला कि कौन सा जल पौधों को उपलब्ध है? -1/15 वाला, -15 वाला। और जब भौतिक वर्गीकरण बोल रहे थे उसमें यहां से बात कर रहे थे, ये इतना वाला पानी है, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहां पे एडजस्ट करें? देखो वो भौतिक वर्गीकरण है, ये जैविक वर्गीकरण है। वो तो ये पूछ रहा है कौन सा भौतिक जल पौधों को उपलब्ध है, एक्यूरेट मान थोड़ी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं -15 से -31 का जो बीच का पानी है वो पौधों को उपलब्ध तो है, लेकिन इतना कम पानी है कि पौधे के जीवन के लिए है वो काम नहीं चला सकता। इतना कम पानी है कि पौधे के जीवन के लिए वो काम नहीं चला सकता, जिसकी वजह से पौधा मुरझा जाता है। आप 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम को खाते हो, 1-2 दोपहर में भी काम चला देते हो ना। अब उसकी जगह आपको दिन में 1 रोटी का टुकड़ा मिले तो क्या आप जिंदा रहेंगे? रोटी तो उपलब्ध है ना आपके लिए, रोटी तो मिल रही है, लेकिन जीवित तो नहीं रह रहे, तो उसको उपलब्ध काई की रोटी माने? उपलब्ध तो होगी नहीं। उपलब्ध तो वो है जिसपे पौधा है वो क्या रहे? जिंदा रहे। जिंदा -15 से -1/3 पे रहता है। यहां पे जल उपलब्ध है लेकिन जीवित रहने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे जल को उपलब्ध जल नहीं मानेंगे। वो तो भौतिक है। अभी भौतिक में आपके पास चॉइस है आर्द्रताग्राही जल, केसीय जल, गुरुत्वाकर्षण जल और जल भराव। इनमें से पौधे को कौन सा मिलेगा? जी केसीय मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा? हाइग्रोस्कोपिक नहीं मिलेगा। और कौन सा फालतू है उसके लिए? गुरुत्वाकर्षण फालतू है और जो जल भराव वाला है वो फालतू है। तो इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। नेक्स्ट एक होता है पीएफ वैल्यू। पीएफ जो वैल्यू होती है वो जब हम इरिगेशन वाला टॉपिक करवाएंगे उसके अंदर मैं आपको क्लियर कराऊंगा। वैसे मैं बता देता हूं पीएफ क्या होता है। पीएफ होता है कि जो किसी मृदा के अंदर जो कॉलम वाटर है उसको हम आयतन में माप लेते हैं। किसी मिट्टी के अंदर जो पानी है उसका जो वर्टिकल कॉलम आयतन में माप लेते हैं तो उसको हम पीएफ वैल्यू के अंदर रखते हैं। यानी कितने कॉलम के अंदर कितना पानी उपलब्ध है आयतन के अंदर, है ना, लीटर वगैरह के अंदर कितना पानी उपलब्ध है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? तब हम उसको पीएफ वैल्यू बोल देते हैं। अपने इंडिया में जो पानी को मापा जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बार में मापा जाता है। जो पीएफ वैल्यू है वो कम चलती है, लेकिन पीएफ वैल्यू हम छोड़ने वाले नहीं है। पीएफ यहां पे मैं आपको समझाऊंगा तो आप एक बार दिमाग से चौक हो जाएंगे, इसलिए जो इरिगेशन वाला टॉपिक है उसके अंदर अपने पीएफ वैल्यू की बात की जाएगी। ठीक है, तो पीएफ वैल्यू है वो वर्टिकल जो सेक्शन है मिट्टी का उसमें कितना पानी उपस्थित है उसी को हम क्या बोलते हैं? पीएफ वैल्यू बोलते हैं। जैसे कई बार क्षेत्र धारण क्षमता की जो पीएफ वैल्यू है वो पूछ ली जाती है या इस तरह से कुछ पूछ ली जाती है, वो अपने वहां पे बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वायुमंडलीय दाब के अंदर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मृदा जल में इतना ही। नेक्स्ट सॉइल लेयर। सॉइल लेयर मैं पहले करवा चुका हूं इसलिए मैं फटाफट आपको बता देता हूं। पहला जो लेक्चर है उसमें करवाया हुआ है, इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला। मैंने आपको क्या बताया था? ये जो मिट्टी है इसमें 50% सॉलिड है, 50% रंध्र है, 50 में 25 वायु होती है और 25 क्या होता है? जल होता है। वायु का मैंने बताया था मृदा में जो नाइट्रोजन होती है वो 79.2% होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो 20.6% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की तुलना से 10 गुना ज्यादा होती है, 0.25% होती है। प्रतिशत वो भी मैं आपको बता चुका हूं, तो अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल की तुलना से मृदा में ज्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वायुमंडल की तुलना से मृदा में 10 गुना ज्यादा होती है। ये कहानी तो अपने बात कर ली थी। उसके अलावा हम पीछे घनत्व पढ़ चुके हैं, मृदा घनत्व, सॉइल डेंसिटी। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे मृदा सघन होती जाएगी, डेंस होती जाएगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सॉइल डेंसिटी नीचे की मिट्टी में ज्यादा होती है, ऊपर की मिट्टी में डेंसिटी कम होती है। ठीक है, आप चाहे बल्क डेंसिटी की बात करें, पार्टिकल डेंसिटी की बात करें, कुछ भी बात करें, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मिट्टी कॉम्पैक्ट कठोर होती जाएगी, कठोर होती जाएगी तो रंध्र कम होते जाएंगे, रंध्र कम होते जाएंगे तो वायु की विसरण दर घटती जाएगी। यानी गहराई बढ़ने के साथ साथ वायु विसरण दर कम होती है, चाहे वो ऑक्सीजन विसरण दर है, चाहे वो नाइट्रोजन विसरण दर है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड विसरण दर है। ठीक है, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ मृदा घनत्व बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ साथ रंध्र अवकाश प्रतिशत घटता है, गहराई बढ़ने के साथ साथ वायु की विसरण दर बढ़ती है, सॉरी घटती है,
वायु की विसरण दर घटती है, चाहे वो नाइट्रोजन विसरण दर है, चाहे वो ऑक्सीजन विसरण दर है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड विसरण दर है, सारी की सारी घटेगी। मृदा वायु पहले मैं करवा चुका हूं, बस मुझे इसको रिपीट करना था भौतिक गुणों के अंदर, वो मैं आपको रिपीट कर चुका हूं। मैंने कहा था वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08%, और ये तो है मृदा में, ये किस में है, एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 20.95, जिसको आप राउंड फिगर में 21 भी बोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.033% होती है। आप देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड 10 गुना ज्यादा होती है, ऑक्सीजन है वो कम होती है, और नाइट्रोजन होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये पहले बताया जा चुका है। तो अगर पहले समझ में आया और अब रिपीट हो गया, अच्छा लगा, तो लाइक पे जोर लगाइए, शेयर पे लगाइए, है ना। नेक्स्ट अपने बात करें सॉइल टेम्परेचर। ये हमने पहले कहीं भी नहीं डिस्कस किया, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, 5-7 मिनट में अपने इसको क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद आज हमने जो टॉपिक किए हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए सॉइल टेम्परेचर, मृदा ताप। मिट्टी जो होती है वो सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, उन किरणों को अवशोषित करने से मृदा में ताप विकसित होता है, पहला तो। दूसरा, मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी बहुत ज्यादा शोषण करते हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, जिससे भी ताप उत्पन्न होता है। उसके अलावा मिट्टी के अंदर जड़ें हैं, जड़ों में शोषण होता है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो मृदा ताप किससे उत्पन्न होता है जी, मृदा ताप जो उत्पन्न होता है वो सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से होता है, सूक्ष्म जीवों के ऊर्जा उत्पन्न करने से होता है, और जो जड़ें होती है उनके ऊर्जा उत्पन्न करने से होता है। सूक्ष्म जीव जो है वो ऊर्जा उत्पन्न कैसे करते हैं, शोषण करके। जड़ें हैं वो कैसे ऊर्जा उत्पन्न करती है, शोषण करके। तो मृदा ताप का कारण क्या बनता है, समझ में आ गया होगा। क्या क्या कारण बनेगा, एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा सूक्ष्म जीव, और तीसरी जो जड़ें हैं, ये तीनों कारण बनते हैं। तो इसकी वजह से मृदा ताप विकसित होता है। मृदा ताप कैसे विकसित होता है, क्लियर हो गया होगा। हम पौधे की वृद्धि की बात करें तो पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है 1 नंबर पे प्रकाश, फिर कौन सा होता है, तापमान, और उसके बाद कौन सा होता है, आर्द्रता, उसके बाद वायु की दिशा, वायु की गति, ये सब होते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रकाश होता है, लेकिन बीज अंकुरण के लिए अगर हम बात करें तो बीज अंकुरण के लिए सबसे पहला कारक जो होता है वो तापमान होता है, और दूसरा जो होता है वो नमी होता है। पहला कारण जो है वो तो क्या होता है, तापमान, और दूसरा कारण क्या होता है, नमी होता है। ध्यान रखिएगा, बीज अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो तापमान है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, बीज अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर या फिर कमरे का तापमान के बराबर ही समझा जाता है। बीज अंकुरण, अधिकांश फसलों में बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इस दुनिया में जितने भी पौधे हैं, इन पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, उपयुक्त मृदा तापमान कितना होता है। इस दुनिया में जितने भी पौधे हैं, चाहे वो जंगली है चाहे वो फसल वाले हैं, उनकी जड़ों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 9 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम फसली पौधों के लिए बढ़िया वृद्धि की बात करें तो फसली पौधों की बढ़िया वृद्धि जो होती है, यानी ठीक वृद्धि जो होती है, वो 15 से 40 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और सबसे लग्जरी, सबसे जोरदार जो वृद्धि होती है वो कितने तापमान पे होती है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होती है। फसली पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए तापमान 15 से 40, और सबसे उपयुक्त, सबसे बढ़िया ऑप्टिमम जो होता है वो कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। उसके अलावा मिट्टी में बहुत सारे लाभदायक सूक्ष्म जीव है, जैसे मैं बात करूं कि जड़ों के साथ साथ जीवन करने वाला राइजोबियम है, उसके अलावा जो समतंत्र है, एजेक्टोबैक्टर है, एजिसोपाइलम है, बिजरंकी है ना, बहुत सारे फास्फोरस को घोलने वाले हैं, बहुत सारे बेसिलस है जो सड़ाने गलाने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी के अंदर होते हैं और जिनका क्रिया करते रहना बहुत जरूरी है। और मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव है उनमें यह क्षमता है कि वो आपको इतनी सारी चीजें उपलब्ध करवा देंगे कि आपको रसायन डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बहुत जरूरी होती है। सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के लिए सबसे उपयुक्त तापमान होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। मृदा में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के लिए सबसे उपयुक्त तापमान होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। हम मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को बहुत महत्व देते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीव होते हैं उनकी वृद्धि के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होता है।
मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए सबसे बेहतर तापमान 32 डिग्री होता है और बाकी सभी सूक्ष्म जीवों के लिए कितना होता है? 25 से 35 होता है। मैंने कहा था बीज अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक तापमान होता है और बीज अंकुरण सबसे बढ़िया किसमें होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में होता है। नर्सरी में एक तो ट्रांसपेरेंट थैलियां आती है, एक ब्लैक थैलियां आती है। ब्लैक थैलियां ज्यादा, ब्लैक पॉलीथीन है, ब्लैक पॉली बैग है, वो ज्यादा क्यों काम में लिए जाते हैं? क्योंकि ये प्रकाश का अवशोषण करके ये बीज का तापमान बढ़ा देंगे, जिससे बीज अंकुरण बहुत बढ़िया होता है। एक फायदा और भी होता है, अंदर प्रकाश नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से नील हरित सेवाल अंदर विकसित नहीं होते हैं। एक ये भी बेनिफिट है, लेकिन जो मेन बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया, तापमान विकसित करता है जिससे बीज अंकुरण बढ़िया होता है। मर्दा ताप बहुत छोटा लेकिन जरूरी था, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अगर समझ में आया है तो बताइए भी फटाफट, समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया है तो ठीक है, नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं आज जो टॉपिक करवाए हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट करिए और जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी फटाफट आ जाइए, या फिर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि ज्यादा लोग आए। प्रियंका, हनुमानगढ़ वाले, जितेंद्र, समझ में आ रहा है? ठीक है। भैंसों का रखवाला, भैंसों के रखवाले, समझ में आ रहा है। ठीक है। पीयूष पाटीदार, समझ में आ रहा है। कुलमीत, समझ में आ रहा है। मिस्टर नरेश, समझ में आ रहा है। दिनेश शर्मा, समझ में आ रहा है। प्राग राजपूत, 400 गज की पॉलीथीन उपयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल नर्सरी के टॉपिक में बताएंगे, जैसे आपने बता दिया, अच्छी बात है। जितेंद्र बीका, कैलाश मीणा, राजकुमार जायसवाल। चलो ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं जो इन टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। जड़ों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। जड़ों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। बताइए फटाफट। जयदीप, क्या अभी अभी क्वेश्चन करवाए हैं ना, अब तो आंसर से ही उम्मीद करेंगे ही करेंगे। मनुष्य, आर्या, तेजवीर सिंह, पवन रावत, सुपर माइंड ब्लोइंग थ्योरी, थैंक यू। देखो, जड़ों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान बताया था 15 से 40 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट का ए आंसर। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, बी। जो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका सी आंसर है। पहले का ए है, दूसरे का सी है। ठीक है, मैच करिए, जिसका आंसर ठीक है उन्होंने पढ़ने में ध्यान दिया है। नेक्स्ट आगे चलें, अपने अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा। मृदा में जल कौन से बल से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बना रहता है? ये अपना तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आर्द्रताग्राही जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है। आर्द्रताग्राही जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है। पांचवा क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है। फटाफट आंसर कीजिए। अभिषेक जाट ठीक है, प्राग राजपूत, जितेंद्र बीका, ममता ब्रोर, अमनदीप, मुकेश सिहाग, पवन, शाबाश, सही आंसर आ रहा है। राकेश सारन ठीक है। देखो, मृदा जल कौन से बल से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध रुका है? ससंजन से भी, आसंजन से भी, यानी उपरोक्त दोनों, उपरोक्त ए और बी। सी आंसर राइट। आर्द्रताग्राही जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है। आर्द्रताग्राही जल का मान -31 से -10,000, यानी आर्द्रताग्राही गुणांक से ओवन ड्राई तक। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। पांचवा, गुरुत्वाकर्षण जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है। गुरुत्वाकर्षण जल का मान
गुरुत्वाकर्षण का मान होता है जी -1/3 से 0, -1/3 से 0। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा? सी। आंसर मैच करिए फटाफट, किसने सही आंसर किया है, किसने गलत किया है। लास्ट में स्कोर भी बताइए, आपने कितने में से कितने सही किए। गलत नहीं बताना है ना। अभी आपको सुपरवाइजर या कोई और भर्ती में सिलेक्शन नहीं किया जा रहा, अभी आपको तैयारी करवाई जा रही है, तो ईमानदारी बरतनी है, कितने आप सही करते हो। नेक्स्ट, अगले जो क्वेश्चन है, इस बार स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन है, देखिए। आर्द्रताग्राही गुणांक का मान वायुमंडलीय दाब होता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का मान। मुरझान गुणांक का मान वायुमंडलीय दाब होता है विल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो कितना होता है। अस्थायी मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब होता है और स्थायी मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब होता है। फटाफट आंसर दीजिए इनका, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों के चारों, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। फटाफट आंसर कीजिए इनका। कोमल शर्मा ठीक है आंसर। हनुमानगढ़ वाले ठीक है, हनुमानगढ़ वाले तो बहुत एक्टिव रहते हैं ना। आर्द्रताग्राही गुणांक हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का मान होता है -31, यानी ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है मुरझान बिंदु, मुरझान गुणांक, विल्टिंग पॉइंट, और विल्टिंग पॉइंट का मान अभी बताया था -15, यानी बी ऑप्शन राइट है। अस्थायी मुरझान बिंदु का मान, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो -31 होता है, ए ऑप्शन राइट है। स्थायी मुरझान बिंदु यानी परमानेंट विल्टिंग, सॉरी अस्थायी, ऊपर अस्थायी है, सॉरी ये देखिए दोबारा, अस्थायी मुरझान बिंदु टेम्परेरी जो विल्टिंग पॉइंट है, अस्थायी मुरझान बिंदु टेम्परेरी जो विल्टिंग पॉइंट है उसका मान कितना होता है? -15 होता है। मुरझान गुणांक और अस्थायी मुरझान गुणांक का मान एक जितना ही होता है, -15 होता है। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट है, इसका मान कितना होता है? -15, और जो विल्टिंग पॉइंट है उसका भी मान -15, यानी मुरझान गुणांक भी -15 होता है, अस्थायी मुरझान गुणांक भी -15 होता है। इन दोनों का बी आंसर राइट होगा। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लेना। स्थायी मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब होता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मान कितना होता है? परमानेंट का पूछा है तो परमानेंट का कितना होता है? -31 होता है। तो कौन सा आंसर राइट होगा? ए ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। तो फटाफट आंसर मैच कीजिए। नेक्स्ट है अल्टीमेट मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब होता है। 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है क्षेत्र धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है जल धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब होता है। जल धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब होता है। फटाफट आंसर कीजिए भी। सागर सिंह शाबाश, अनिता सागवान शाबाश, आरती सैनी शाबाश, प्रियंका शाबाश, रमन चौरसिया शाबाश, ममता ब्रोट, जितेंद्र सिंह, अनिक, चंबल का घड़ियाल, गीता चौधरी, सैंडी बिश्नोई, मिस्टर नरेश। ठीक है भाई, सबका आंसर ठीक आ रहा है। देखिए आंसर मैच करिए। अल्टीमेट मुरझान का मान होता है -60, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ आंसर पे जाएंगे। क्षेत्र धारण क्षमता का मान, क्षेत्र धारण क्षमता बोले तो फील्ड कैपेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी -1/3 होता है। -1/3 को आप 0.33 भी लिख सकते हैं, -0.33 भी लिख सकते हैं। जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता -31 से स्टार्ट होती है और 0 तक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 पे अधिकतम जल धारण क्षमता होती है, -31 पे मिनिमम यानी न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। फटाफट आंसर मैच करिए भाई, आंसर मैच करिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है अधिकतम जल धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब होता है, अभी बताया था जस्ट। संतृप्त मृदा का मान वायुमंडलीय दाब होता है। और 14 नंबर क्वेश्चन है मृदा के कणों में अधिकतम जल धारण करने की क्षमता कहलाती है। इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना फिर आंसर करना। मृदा के कणों में अधिकतम जल धारण करने की क्षमता होती है, फटाफट बताइए भी। अधिकतम जल धारण क्षमता का मान, अधिकतम जल धारण 0 पे होता है, डी आंसर राइट। संतृप्त मृदा का मान वायुमंडलीय दाब होता है। संतृप्त और अधिकतम जल धारण क्षमता एक ही बात है, डी ऑप्शन राइट होगा इसका भी। मृदा के कणों में अधिकतम जल धारण क्षमता करने की, अधिकतम जल धारण करने की क्षमता
मृदा के कणों में अधिकतम जल धारण करने की क्षमता। ऑप्शन इसमें सही नहीं था, इसमें राइट आंसर क्या आएगा? अधिकतम जल धारण क्षमता, अधिकतम जल धारण क्षमता। और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अगर पूछ लिया जाता, मृदा कणों द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता अगर पूछ ली जाती तो वो कौन सी होती? फिर क्षेत्र धारण क्षमता, फिर फील्ड कैपेसिटी होती। तो 14 नंबर में ऑप्शन ठीक नहीं था, मैंने बता दिया। मिट्टी के कणों में एक बार अधिकतम पानी कितना भर सकता है, उसको अधिकतम जल धारण क्षमता कहते हैं। उसमें से कितना रुकेगा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, बाकी नीचे चला जाएगा, जितना रुकेगा वो कौन सा है? क्षेत्र धारण क्षमता। इन दो पॉइंट के बीच में हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है उपलब्ध जल का मान। उपलब्ध जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है। अगला क्वेश्चन है गैसीय जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है। दो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फटाफट बताइए। उपलब्ध जल जैविक वर्गीकरण है, गैसीय जल भौतिक वर्गीकरण है। इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। आंसर मैच करें फटाफट। जो उपलब्ध जल होता है उसका मान तो होता है -1/3 से -15, और जो गैसीय जल होता है उसका मान होता है -1/3 से -31। 15 का डी राइट है और 16 का बी राइट है। इन दोनों क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, इनको भी अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछली स्क्रीन पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद रखिए। बहुत सही आंसर है, कईयों का तो गलत आ रहा है, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए टेलीग्राम पे अपनी क्विज चलती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो क्विज है वो शाम को 7 बजे चलती है, ठीक है। और जो अगर आप उस ग्रुप को सर्च करना चाहते हैं तो उस ग्रुप का नाम है एग्री SPWR। उस पे शाम को 7 बजे क्विज चलती है, जिसमें हिंदी, जीके और एग्रीकल्चर तीनों के ही क्वेश्चन होते हैं। और उसमें जो डेली टॉप करेगा उसकी जो फोटो है वो यहाँ पे डेली लेक्चर में लगाई जाएगी, ठीक है। तो कल का जो क्विज है वो टॉप किया था ज्योति कुलमी ने, इनका ज्योति कुलमी का प्रथम स्थान था, ठीक है। तो इनको बहुत बहुत बधाई, और आगे इसी तरह की आप तैयारी करते रहें और पक्का सुपरवाइजर बने, ये हमारी विशेष रहेगी। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करें जिससे आप भी क्विज में प्रथम आए और आपको भी लोग देखें। आपस में कचर पचर मत करें चैट पे, ठीक है, वो काम नहीं आने वाली है, काम आने वाली है आपकी तैयारी, है ना। तो कल का जो प्रथम स्थान है वो ज्योति कुलमी, और कल किसका फोटो आएगा वो देखते हैं, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। मैंने कहा था ग्रुप कौन सा है, एग्री SPWR से सर्च कर सकते हैं आप, है ना। इस पे शाम को 7 बजे क्विज होती है, बाकी शेड्यूल वहां भी लगा होता है, शेड्यूल वहां भी लगा हुआ होता है। असीम सिन्हा 3 गलत हुए आज, कोई बात नहीं है, आगे नहीं होंगे गलत, है ना, आज आप सीख गए। उसके अलावा एक ग्रुप चलता है जिसमें 10 बजे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की ही क्विज चलती है, जिसका नाम है ऑनलाइन एग्री GRP। इससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें 10 बजे सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में चलती है यहाँ पे जो क्विज है, ठीक है। तो यहाँ 10 बजे एग्रीकल्चर में हिंदी माध्यम में क्विज चलती है, और जो एग्री SPWR है इसके अंदर 7 बजे हिंदी माध्यम में क्विज चलती है, लेकिन इसमें जीके भी रहता है, हिंदी भी रहती है और एग्रीकल्चर भी रहता है। हिंदी जीके के डेली के 10-10 क्वेश्चन, और जो एग्रीकल्चर के 3 सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इनके भी 10-10 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन की होती है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस है उसका आंकलन कर सकते हैं। कल के क्या टॉपिक रहने वाले हैं वो शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। देखो डेली क्लास रहेगी 10 बजे, है ना। आप बहुत सारे स्टूडेंट है वो फिर जनरली शेड्यूल पूछते रहते हैं, तो शेड्यूल यूट्यूब पे डाल दिया जाता है, आप उसको देख लिया करो। और आज की जो PDF है वो हम हमारे जो ये दोनों ग्रुप है इनके अंदर डाल दिया जाएगा। हालांकि एक मेरा पर्सनल जो टेलीग्राम है उसमें क्विज के बाद भी क्वेश्चन बने रहते हैं, बाकी इनमें जिस टाइम क्विज होगी उसी टाइम क्वेश्चन, उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। वहां पे क्विज के टाइम ही आपको क्विज देनी पड़ेगी, न तो उससे पहले न उससे बाद में। लेकिन भानीराम डाल के नाम से जो टेलीग्राम है उसके अंदर क्वेश्चन पड़े रहते हैं, तो वहां आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।